चलिए सर, तो गवर्नमेंट बजट ये है आज का टॉपिक। और गवर्नमेंट बजट में कैसे क्या करना है हम लोग को, सारी बातें हम लोग आज ही क्लियर करेंगे बेटा। एक मिनट पहले मैं अपना मोबाइल साइलेंट पे रखता हूँ। मोबाइल गया यू साइलेंट पे और कहानी आया यू आपके साथ। ठीक है, चलिए गवर्नमेंट बजट के ऊपर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि व्हाट इज गवर्नमेंट बजट। ठीक है, बिकॉज कहानी की शुरुआत ही यहाँ से हो रही है, गवर्नमेंट बजट से। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि गवर्नमेंट बजट होता क्या है। देखिए अलग अलग बुक में अलग अलग तरह का डेफिनेशन है गवर्नमेंट बजट के लिए। मैं समझने के लिए आपके लिए सिंपल कर देता हूँ कि गवर्नमेंट बजट होता क्या है। देखिए थोड़ा सा डेप्थ में जाके आज पढ़ेंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर वही संदीप गर्ग टीआर जैन ही अगर मुझे पढ़ाना हुआ तो आप घर पे भी बैठ के पढ़ सकते थे। यहाँ पे आके आप जब पढ़ रहे हैं तो मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि बियॉन्ड का थोड़ा सा बुक्स आपको जो डिफरेंट डिफरेंट ऑफ बुक्स है उन सभी का मिश्रण करके आपको मैं रिप्रेजेंट करूँ, बिकॉज एमसीक्यू पेपर है आप, और एमसीक्यू पेपर में कोई ऐसा तो है नहीं भाई हार्ड एंड फास्ट रूल की संदीप गर्ग से ही क्वेश्चन दिया जाएगा या टीआर जैन से ही दिया जाएगा या राधा बहु गुना से ही क्वेश्चन पूछेंगे या दीपाश्री से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। देयर वेरियस बुक्स और वेरियस बुक्स में वेरियस कॉन्सेप्ट्स है, जो किसी एक बुक में इंपॉर्टेंट है तो दूसरे बुक में नहीं लिखा गया है। तो इसीलिए आप जरा इस चीज को आज अच्छे से पढ़ेंगे बेटा, बिकॉज जब तक सब्जेक्टिव का पेपर एक कॉन्सेप्ट लिमिटेड, जब पेपर एमसीक्यू हो गया है तो कॉन्सेप्ट हो गया बेटा अनलिमिटेड। तो एमसीक्यू के होने के वजह से आप किसी भी तरह का कोई मजाक नहीं करेंगे, नॉट ओनली विद दिस चैप्टर बट विद ऑल द चैप्टर्स। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं गवर्नमेंट बजट क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं, प्लीज बेटा आइए। गवर्नमेंट बजट का मतलब क्या होता है बेटा? तो गवर्नमेंट बजट का मतलब होता है इट इज एन एनुअल स्टेटमेंट that is prepared by government. It is an annual statement that is prepared by a government. अब सबसे पहली बात आती है ये एनुअल स्टेटमेंट किस चीज का। सबसे पहला पॉइंट आता है कि ये जो आप एनुअल स्टेटमेंट बोल रहे हो सर, एनुअल स्टेटमेंट किस चीज का। दूसरी बात, गवर्नमेंट जो ये एनुअल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रही है इसमें मेंटेन क्या किया जाए। ठीक है, तो ये जो एनुअल स्टेटमेंट है ना बेटा, ये कौन सा एनुअल स्टेटमेंट, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गवर्नमेंट मेंटेन क्या करती है बेटा? तो गवर्नमेंट मेंटेन करती है दो चीज। पहला अपने एक्सपेक्टेड रेवेन्यू और दूसरा अपने एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर। यानी कि गवर्नमेंट जो ये एनुअल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रही है, ये एनुअल स्टेटमेंट किस चीज का है? तो ये है बेटा एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज प्रिपेयर्ड बाय अ गवर्नमेंट। ठीक है, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गवर्नमेंट रिकॉर्ड क्या करती है बेटा? तो अपने एक्सपेक्टेड रेवेन्यू और अपने एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर। ठीक, अब यहाँ पे आता है बहुत प्यारा सा क्वेश्चन कि जो गवर्नमेंट बजट है उसके अंदर किस तरह का एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड किया है, जो एक्सपेंडिचर हो चुका है या जो एक्सपेंडिचर होने वाला, किस तरह का रेवेन्यू रिकॉर्ड किया जाए, जो रेवेन्यू इनकम जनरेट कर चुके हैं या जो इनकम जनरेट करेंगे। तो याद रखना है आपको बेटा कि जो एक्सपेक्टेड होते हैं आने वाले समय में होते हैं, उन्हीं आने वाले समय में किए गए रेवेन्यू और उन्हीं आने वाले समय में किए गए एक्सपेंडिचर को हम इस गवर्नमेंट बजट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। दूसरी बात, इस गवर्नमेंट बजट को बनाता कौन है बेटा? तो ये एक ऐसा बजट है जिसको बनाने वाला और कोई नहीं बेटा, गवर्नमेंट। इज माय पॉइंट क्लियर बेटा? पक्की बात, ओके रिपोर्ट है यहाँ तक। तो क्या है ये एनुअल स्टेटमेंट, आपको समझ में आ गया? ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। कौन बना रहा है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट? तो ये गवर्नमेंट बना रही है।
इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेंटेन क्या करते हैं, तो दो बातें, एक्सपेक्टेड रेवेन्यू और एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर। हमारी क्लियर? आगे चल सकते हैं। चल अब आते हैं थोड़ा सा इसके हिस्ट्री के ऊपर। एज वी आर वेरी मच क्लियर नाउ कि गवर्नमेंट बजट होता क्या है, थोड़ा सा इसका हिस्ट्री भी जान लेते हैं। क्या आपको पता है कि इंडिया के अंदर पहली बार गवर्नमेंट बजट कब इंट्रोड्यूस किया गया था? एनीवन? 19? चल तो कुछ इंपॉर्टेंट डेटा आपके लिए है बेटा, ये हर एक किताब में मेंशन नहीं है, कुछ किताब में मेंशन, ठीक है? तो फटाफट कॉपी एंड पेन आप लोग निकाल के रखेंगे बेटा, लिखते चलेंगे साथ ही साथ। लिखिएगा इंडियन बजट, इंडियन बजट was introduced on, देखिए मैं प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंट्रोड्यूस की बात कर रहा हूं, ठीक है? प्रेजेंट का मतलब होता है उसको छाप के पब्लिश कब किया, इंट्रोड्यूस का मतलब कि इस तरह से कुछ बजट का हम एनुअल स्टेटमेंट प्रिपेयर करें। तो इंट्रोड्यूस कब किया गया था बेटा, प्लीज इसको याद रखिएगा, इट वाज अप्रैल 7, 1860, ठीक है? यानी गवर्नमेंट बजट को हमने इंट्रोड्यूस कब किया बेटा, तो ये किया है बेटा अप्रैल 7, 1860। कौन किया था इंट्रोड्यूस इसको, तो ये किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। यानी गवर्नमेंट बजट इंट्रोड्यूस कब हुआ है बेटा, तो अप्रैल 7, 1860, और किसने इंट्रोड्यूस किया बेटा, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है बेटा? दूसरी बात, ये तो हुआ इंट्रोडक्शन कि इंट्रोड्यूस कब हुआ है इंडियन बजट पहली बार। अब आती है बात कि इंडियन बजट को प्रेजेंट कब किया गया था पहली बार, ठीक है? तो इंडियन बजट को प्रेजेंट किया गया है, फिर से लिखेंगे बेटा, इंडियन बजट को प्रेजेंट किया गया था फेब 18, 1969, फेब 18, 1969। और इसको प्रेजेंट करने वाले पर्सन का नाम क्या था, जेम्स विल्सन। सॉरी 1869, जेम्स विल्सन, थैंक यू। तो जेम्स विल्सन वो पर्सन थे बेटा, जेम्स विल्सन वो पर्सन थे बेटा जिन्होंने 1869 फेब 8 को आपका क्या किया था बेटा, फेब 18 को क्या किया था बेटा, इंडियन बजट को फर्स्ट टाइम प्रेजेंट किया था ना। इंट्रोड्यूस कब हुआ था बेटा, तो अप्रैल 7, 1860 में, और प्रेजेंट कब हुआ था बेटा, तो फेब 18, 1869। इंट्रोड्यूस किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा और प्रेजेंट किया गया था जेम्स विल्सन। आगे बात समझ, वेरी मच क्लियर? बोलिए बेटा, बी लाउड एंड क्लियर। चल नेक्स्ट पॉइंट, इंडिपेंडेंट इंडिया। आपको पता है ये 1869 का जो समय था, 1869 का जो समय था, उस समय हम लोग क्या थे बेटा, उस समय अपनी कॉलोनियल रूल के अंदर, वी वर द कॉलोनीज, है ना? तो इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला बजट कब प्रेजेंट हुआ था बेटा? चल प्लीज लिखिएगा बेटा, वेरी गुड। लिखिएगा बेटा, फर्स्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा बेटा, फर्स्ट इंडिपेंडेंट बजट in India was presented by the finance minister named by R.K. Shanu Khan।
ही वाज द फर्स्ट पर्सन जो इंडिपेंडेंट इंडिया का बजट जो है वो प्रेजेंट किया। इज द पॉइंट क्लियर? नेम है, इंपॉर्टेंट फिगर है, और इस इंपॉर्टेंट फिगर को आपको याद, ठीक है, कहीं भी याद रखिएगा, नेम, ईयर, डेट, ये अब बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो गया बेटा आपके लिए, ठीक है। तो इसीलिए इस नाम को मत भूलिएगा कि फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया का जो इंडिपेंडेंट बजट था उसको प्रेजेंट करने वाले पर्सन का नाम था R.K. शनुमा, ठीक है। ही वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ दैट टाइम, और इन्हीं के द्वारा पहला फाइनेंस बजट हम लोग का प्रेजेंट किया गया। नेक्स्ट लिखिएगा बेटा प्लीज। टिल 1955, अब ये फिर से एक इंपॉर्टेंट फिगर आया। 1955 में जब बजट को प्रिंट किया जाता था तो उस समय सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के लैंग्वेज में उसे छापा जाता, ठीक है। बिकॉज उसके पहले हम लोग क्या करते थे, जैसे ब्रिटिशर्स पब्लिश करते आए थे हमारे इंडियन बजट को, 1955 तक हम लोग ने सिर्फ और सिर्फ बजट को इंग्लिश में ही प्रिपेयर किया, हिंदी में नहीं लिखा जाता था। लेकिन लेटर ऑन 1955 और 56 का जो पहला बजट हमने पास किया था बेटा, ये हुआ था बेटा दो लैंग्वेज में पब्लिश, वन वाज इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं आता। यानी कि 1955 के पहले तक जितने भी बजट पास हुए वो सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज में लिखा गया था, दैट वाज इंग्लिश। एंड फ्रॉम 1955 ऑनवर्ड्स हमारा जो इंडियन बजट था ये दो लैंग्वेज में कैरी करता चला गया, वन इज इन इंग्लिश एंड वन इज इन, एम आई क्लियर बेटा? क्लियर है बेटा? डेट है, ईयर है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसीलिए आपको लिखवा दे रहा हूँ। कुछ किताबों में मेंशन है, बहुत सारी किताबों में मेंशन नहीं है, ये चीज याद रखने के लिए जरूरी, क्योंकि एमसीक्यू में कुछ भी पूछ लेगा और वहां पे आप मुंह उठा के खड़े हो जाएंगे, ठीक है। चल नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा बेटा। देखिए हमें पता है कि जो बजट है वो हमारे द्वारा नहीं बल्कि ब्रिटिशर्स के द्वारा लाया गया है ना। तो ब्रिटिशर्स के द्वारा क्या बोला जाता था कि हम बजट को, यानी हम कौन, ब्रिटिशर्स, बजट को जो प्रेजेंट करेंगे वो करेंगे शाम के 5 बजे, यानी शाम के 5 बजे बजट को पास करने का जो नियम बनाया था वो किसने बनाया था? हमने नहीं बनाया था, ये किसने बनाया था बेटा? ब्रिटिशर्स ने बनाया था। एम आई क्लियर बेटा? ये सिलसिला जानते हो कब तक चला है? ये सिलसिला चला है टिल 2000, टिल द ईयर 2000, यानी कि देखो आजाद होने के बाद भी हम क्या करते थे? ब्रिटिशर्स के बनाए गए नियम कानून का ही पालन करते आए, ठीक है। और इन द ईयर 2001, इन द ईयर 2001 जो बजट को प्रेजेंट करने का टाइम रखा गया वो रखा गया सुबह के 11 बजे। नहीं आई बात समझ? क्लियर है बेटा? यानी 2000 तक हम लोग बजट को किस समय प्रेजेंट करते थे बेटा? शाम के 5 बजे तक, ठीक है। और 2001 से हम लोगों ने बजट को कितने बजे प्रेजेंट करना शुरू कर दिया बेटा? सुबह के 11 बजे। नहीं आई बात समझ? क्लियर है बेटा? चल बहुत बढ़िया चेंज था इंडिया के द्वारा। लेटर ऑन और क्या हमने जाना बेटा? हमने ये जाना कि टिल 2017, टिल 2017 जो बजट को प्रेजेंट किया जाता था वो किया जाता था बेटा लास्ट वर्किंग डे ऑफ फेब, यानी फेब के महीने का जो लास्ट वर्किंग डे होगा उस दिन हम क्या करेंगे बेटा? गवर्नमेंट बजट को प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इन द ईयर 2017 ये चेंज किया गया, लास्ट डे प्रेजेंट नहीं करेंगे, हम कब करेंगे बेटा? फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फेब, फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फेब, ठीक है बेटा। यानी कि 2016 तक, यानी 2016 का जो बजट पास हुआ था 2016-17 का,
वो किस समय प्रेजेंट हुआ था बेटा? लास्ट डे ऑफ फेब। 2017-18 सेशन चलता है ना बेटा, 2017-18 का जो बजट प्रेजेंट किया गया वो कब किया गया बेटा? फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ। नहीं आई बात समझ के? अच्छा, वर्किंग डे का मतलब क्या होता है? वर्किंग डे का मतलब होता है बेटा मंडे टू फ्राइडे एंड नो गवर्नमेंट ऑफिशियल होलिडे। ठीक है, आगे बात समझ के? यानी कि सोमवार से शुक्रवार तक आपका वर्किंग डे होता है और इस सोमवार से शुक्रवार के दिन में कोई भी गवर्नमेंट हॉलिडे नहीं होना चाहिए। यानी कि सपोज करो फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फेब जो है उस दिन कोई हॉलिडे आ, अब होली आ गई, ठीक है, तो जो सेकंड फेब होगा उस दिन फिर बजट रिप्रेजेंट किया जाए। ठीक है बेटा, तो दो कंडीशन है, पहला कि फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फेब होना चाहिए और वर्किंग डे का मतलब मंडे टू फ्राइडे होता है। इन केस अगर वो वर्किंग डे अगर कोई हॉलिडे है, नेशनल हॉलिडे, तो फिर नेक्स्ट डे को रिप्रेजेंट किया जाए। ठीक है, एक दिन पहले नहीं होगा, एक दिन बाद। एम आई क्लियर बेटा? बोलिए, इज द पॉइंट क्लियर बेटा? चल नेक्स्ट लिखिएगा बेटा। अब फिर से बड़ा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं लिखवाने जा रहा हूँ, फिर से बड़ा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिखवाने जा रहा हूँ। प्लीज इस दो नाम को लिखिएगा बेटा, ये दो बड़े प्यारे से नाम है, मिस्टर केसी नियोगी एंड मिस्टर एच.एन. बहुगुणा। ये दो ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर रहे बेटा, ये दो ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर रहे बेटा जिन्होंने आज तक कोई भी इंडियन बजट को रिप्रेजेंट नहीं किया। नहीं आई बात समझ में? इंडियन बजट को प्रेजेंट कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट करे। और ये दो ऐसे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं अपने काल में जो कभी भी फाइनेंस मिनिस्टर होने के बावजूद भी इंडियन बजट को प्रेजेंट नहीं करता। इज द पॉइंट क्लियर? पक्की बात है? चलिए एक और आपका बताता हूं बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। श्री मोनार्जी देसाई, ये एक ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे हैं जो सबसे ज्यादा इंडियन बजट को प्रेजेंट कर दिया। He has presented for the 10 times. He has presented for 10 times. नहीं आई बात समझ में? क्लियर है बेटा? पक्की बात है? ओके रिपोर्ट है, चल सकते हैं आगे? चलिए अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आया बेटा आपकी जिंदगी में, यूनियन बजट क्या होता है? यूनियन बजट क्या होता है? कॉमर्स के स्टूडेंट हैं आप, आपको पता होना चाहिए यूनियन बजट क्या होता है। तो यूनियन बजट का मतलब है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रेजेंट किया जाए। यानी द बजट, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज प्रेजेंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इज नोन एज यूनियन बजट। एम आई वेरी मच क्लियर बेटा? बोलिए। चल तो यूनियन बजट क्या बेटा? यूनियन बजट का मतलब है द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज प्रेजेंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। होपफुली ये पूरा का पूरा पॉइंट आपको क्लियर है। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके बुक्स में नहीं है हर एक किताब में, तो प्लीज इसको नोट अच्छे से रखिएगा बेटा, नहीं तो फिर कहानी आपकी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। ठीक है, इज द पॉइंट क्लियर? चल अच्छा, आपने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नाम तो सुना ही है बेटा, बजट के अंदर जो प्रिपेयर करते हो बेटा, है ना? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट नाम तो सुना ही है बेटा। ये प्रिपेयर करना क्या कंपलसरी है गवर्नमेंट के द्वारा? क्या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करना या प्रिपेयर करना जरूरी है बेटा गवर्नमेंट के द्वारा? कहाँ लिखा गया है ये बात? कहाँ बोला गया है ये? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली आर्टिकल 112 आपको ये बताता है कि आपको बेटा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना कंपलसरी है। वेरी गुड हिमांशी, वेरी गुड। ठीक है, होली क्रॉस में ये बच्ची है और इस साल की टॉपर है। मैं आज बैठे बैठे यहाँ पे बोल सकता हूँ।
भाई मैं सुपर्ब है और मेहनती है, आप लोग को ही बोलता हूँ मेहनती बनिए, तभी जाकर काम चल पाएगा। वेरी गुड गुड़िया। तो आर्टिकल 112 आपको ये बताता है कि आपको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, यानी कि जो गवर्नमेंट बजट को प्रिपेयर कर रही है ना बेटा, वो अपनी इच्छा से नहीं कर रही है कि हाँ मुझे करना, मैं कर दूंगा, नहीं मन करेगा नहीं कर, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। कॉन्स्टिट्यूशन के बुक में आर्टिकल 112 ये प्रोविजन देता है कि एक गवर्नमेंट को, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना जरूरी है। आ गई बात समझ के? क्लियर है बेटा? बोलिए। कहानी यहां से अब रंग लाएगी बेटा, कहानी यहां से अब रंग लेके आएगी, क्योंकि अब मैं आपको वो चीज पढ़ाने जा रहा हूं बेटा जो कि जानना जरूरी भी है, और जान लीजिए तो अच्छा भी, ठीक है? क्योंकि ये सारी चीजें रेयरली किसी किताब के अंदर प्रिंट होती है, तो और टीचर्स तक इस चीज को डिस्कस नहीं करते, जरूरत नहीं समझते, बहुत को तो पता भी नहीं। अगर मैं एक चीज अगर पूछ लूं कि हाँ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है, हो सकता है यहाँ बैठे हुए मेरे कुछ बच्चों को पता, पहले भी हम लोगों ने इस चीज को डिस्कस कर रखा है, और हो सकता है कि आप लोग के कुछ बच्चे बाहर से भी पढ़ के आ रहे हैं। तो लिटरली बोल रहा हूँ, कोई घमंड नहीं है ये, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट बहुत सारे टीचर्स को ही पता नहीं कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो गवर्नमेंट प्रिपेयर कर रही है वो एक्चुअली कितने पेजेस का होता है। ठीक है, वेरी गुड, 10 पेजेस पहले भी हम लोगों ने देखा। मजेदार बात क्या है कि उस 10 पेज में लिखा क्या जाता है, अब क्वेश्चन मार्क यहाँ लग जाता है। 10 पेज में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज तो याद रखना है कि जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कितने नंबर ऑफ प्रिंटेड पेजेस के ऊपर है? 10 प्रिंटेड पेजेस। आधी बात समझो बेटा, लेकिन इस 10 प्रिंटेड पेजेस में किया क्या गया है? यार एक बार ताली बजाओ सच्ची। अगर फ्रॉम होली क्रॉस, बस हिमांशी, सुहानी, साक्षी ये सब दोस्ती है बेटा। वन इज ऑफ कॉमर्स टॉपर, वन इज ऑफ ह्यूमैनिटीज टॉपर। साक्षी आप भी है बेटा, टेंशन मत लीजिए, ठीक? तो चले बेटा आगे। तो बेटा याद रखिएगा इस 10 प्रिंटेड पेजेस में 3 तरह के फंड्स को डिस्कस किया गया, ठीक है बेटा? सबसे पहला जो फंड है वो है कंसोलिडेटेड फंड, ठीक है? दूसरा है बेटा कंटिंजेंसी फंड, और तीसरा है बेटा आपका पब्लिक अकाउंट। देखिए ये साफ साफ दर्शा रहा है कि मैटर नहीं करता है कि वेदर यू आर टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस। ये सारी चीजें मैंने आपके साथ शायद से ऑनलाइन क्लासेस में डिस्कस किया, ये बच्चे भी तो ऑनलाइन पढ़ के ही आए ना यार। मैटर नहीं करता है मेरे भाई, मैटर नहीं करता है कि आप ऑनलाइन बैठ के पढ़ रहे हो कि आप ऑफलाइन बैठ के पढ़ रहे हो। मैटर ये करता है कि आप पढ़ने की इच्छा में हो या नहीं, आर यू इन स्टेट कि आप पढ़ना चाहते हो कि नहीं। ये बच्चे भी तो वही ऑनलाइन पे पढ़े बेटा, फिर भी इनके देखो ऑन द टिप्स की आंसर पता, ऑन द टिप्स पता। तो प्लीज आप लोग भी बेटा अब जब ऑनलाइन आ रहे हैं, ऑफलाइन आ रहे हैं, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि पढ़िए, बिकॉज़ एमसीक्यू पेपर होने वाला है। मैं बार-बार बोल रहा हूं, डरा नहीं रहा हूं, लेकिन समझाने की कोशिश जरूर कर रहा हूं। किताब सिर्फ और सिर्फ पढ़ के फायदा नहीं है, या मेनी थिंग एक्स्ट्रा जो आपको पढ़ना पड़ेगा इस एमसीक्यू में अगर आप टॉप करना चाहते हैं, ठीक है? चलिए अब एक बार डिस्कस कर ले बेटा, कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है, कंटिंजेंसी फंड क्या होता है, पब्लिक अकाउंट क्या होता है। सबसे पहले एक चीज समझिएगा, पब्लिक अकाउंट वो अकाउंट है बेटा जिसमें पैसा तो डाला जाता है, लेकिन ये पैसा गवर्नमेंट का नहीं, ये पैसा गवर्नमेंट का नहीं होता। यानी कि जो पब्लिक अकाउंट है ना बेटा, पब्लिक अकाउंट के अंदर भी पैसा डिपॉजिट किया जाता है। ये पैसा किसका होता है बेटा? पब्लिक का होता है, लेकिन किसका नहीं होता है? गवर्नमेंट का। यानी कि गवर्नमेंट का कोई हक नहीं है इस पैसे के ऊपर। पोस्ट ऑफिस सेविंग सुने हो बेटा? हाँ, एफडी सुने हो बेटा? प्रोविडेंट फंड सुने हो बेटा? किसका पैसा होता है? जनरल पब्लिक का पैसा होता है। किसके पास जमा रहता है? गवर्नमेंट के पास जमा रहता है। लेकिन क्या इन पैसों को गवर्नमेंट अपने लिए इस्तेमाल कर सकती है? नहीं ले सकती। आई बात समझ में?
तो पब्लिक अकाउंट में सबसे पहले आपको याद रखना है बेटा, पब्लिक अकाउंट के अंदर जो डिपॉजिट होते हैं वो डिपॉजिट किसके होते हैं बेटा? जनरल पब्लिक के। एम आई क्लियर बेटा? और इस पैसे के ऊपर किसका हक नहीं है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। यानी इस अकाउंट के अंदर, पब्लिक अकाउंट के अंदर जो भी पैसा जमा होगा आपका, वो गवर्नमेंट के लिए क्या है? एक लायबिलिटी है, एक ऑब्लिगेशन है, जो उसको पब्लिक को वापस करना है उनके प्रिस्क्राइब्ड मेंशन टाइम। नहीं है बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं आता। अब बचा क्या? कंसोलिडेटेड फंड और कंटिजेंसी फंड। एम आई क्लियर बेटा? अब समझिए, देश का जो भी अहम खर्चा और अहम रेवेन्यू होता है बेटा, है ना, अब गवर्नमेंट बजट बना रही है तो दो चीजें मेंटेन करके चल रही है, उसके एक्सपेक्टेड रेवेन्यू और उसके एक्सपेक्टेड खर्चे। यस और नो बेटा? तो ये जो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू, एक्सपेक्टेड खर्चे हैं बेटा, ये कहां पे रखा जाता है? ये रखा जाता है कंसोलिडेटेड फंड के अंदर। यानी देश के अंदर जो भी बेटा पैसा खर्चा किया जाता है, जो भी पैसा खर्चा किया जाता है, खर्चा वो जो अदर देन कंटिजेंसी फंड है और अदर देन पब्लिक अकाउंट है। पब्लिक अकाउंट में जो पैसा है वो तो समझ में आ गया। कंटिजेंसी फंड 2 मिनट में समझाता हूं। कंटिजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट को छोड़कर जो भी देश में आने वाला इनकम है या जो भी देश का खर्चा है, वो कहां पे रखा जाता है बेटा? कंसोलिडेटेड फंड के। नहीं आई बात समझ में? क्लियर है बेटा? दूसरी बात, अब देखो बहुत अहम बात, कोविड हमारे देश में आया, पूरे वर्ल्ड में आया। हमारे देश में क्या? पूरे वर्ल्ड में आया। तो पूरे वर्ल्ड को तो साइड हटाओ, अपने देश के ऊपर थोड़ा सा फोकस ज्यादा करें। क्या हमें पता था कि इन द ईयर 2019 कोविड नाम की कोई चिड़िया आने वाली? नहीं पता था। अच्छा, डू यू थिंक कि इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ है उसके अंदर? फाइनेंशियल क्रंच के ऊपर हम लोग आए? बिल्कुल आए हैं। सरकार ने बहुत सारे पैसे निकाले हैं बेटा, देश को सुधारे रखने के लिए सरकार ने क्या किया है? बहुत सारे पैसे निकाल के रखे हैं बेटा। बहुत जगह बेटा फ्लड आया है, अर्थक्वेक आता है बेटा, सरकार क्या करती है? छोड़ देती है अपने देशवासियों को? नहीं छोड़ती है ना। अच्छा, ये क्या मतलब बोल के आते हैं क्या कि देखो आज इतनी तारीख है, आज हम लोग आएंगे, आज अर्थक्वेक आएंगे, आज फ्लड आएंगे, ऐसा क्या बोल के आते हैं क्या ये? तो ये क्या है बेटा? सर्टेन है या अनसर्टेन? मानते हो मेरी बात को? अच्छा, ये जब नुकसान करके जाती है तो सरकार क्या इसको रिपेयर करती है या नहीं करती है? तो इस अनिश्चित पैसे को जो लेके आई है बेटा, वो कहां से लेके आ जाता है? वो लेके आ जाता है कंटिजेंसी फंड से। यानी देश में अगर कोई आपातकालीन स्थिति आती है, किसी भी तरह का कोई एक ऐसा इवेंट ऑकर कर जाता है जिसका एक्सपेक्टेशन नहीं करके रखे हुए थे, अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर था ये, ठीक है, तो ये पैसा हम कहां से लेकर आते हैं? ये पैसा लेकर आते हैं हम कंटिजेंसी फंड से। नहीं आई बात समझ में? इस कंटिजेंसी फंड में याद रखिएगा बेटा, 500 करोड़ रुपए जो होते हैं वो प्रेसिडेंट के अकाउंट से दिए जाते हैं। यानी प्रेसिडेंट इसको आगे बढ़कर 500 करोड़ अलॉट करते हैं। आई बात समझ में? क्लियर है बेटा? लेकिन ऑन अ वेरी सीरियस नोट, आपको ये तो पता चल गया कि इसमें से 500 करोड़ रुपए प्रेसिडेंट के खाते से दिए जाएंगे, यानी प्रेसिडेंट फंड से निकाल के दिया जाएगा। दूसरी बात ये भी पता चल गया कि इस कंटिजेंसी फंड के अंदर जो पैसा निकाला गया है वो कोई प्लान नहीं है, वो सारा का सारा नॉन प्लान है। अब समझने वाली और सुनने वाली बात, 500 करोड़ रुपए निकल गए सपोज, तो क्या वहां से फंड खाली कर दिया जाएगा? वापस इस फंड को क्या किया जाएगा? दोबारा भरा जाएगा। लेकिन फिर इस पैसे को भरा कहां से जाएगा? इस कंसोलिडेटेड फंड से। यानी कंसोलिडेटेड फंड से फिर पैसे निकाले जाएंगे और वापस कंटिजेंसी फंड में डाले जाएंगे। यानी कि कंटिजेंसी फंड को कभी खाली नहीं किया जाता है। पैसे निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, लोकसभा पार्लियामेंट हाउस से आप जाके बिल पास करवाओ, पार्लियामेंट हाउस में अप्रूवल मिल जाएगा, आपको ये फंड अलॉट करके दे दिया जाएगा बेटा। लेकिन जब फंड का यूज हो जाए बेटा, तो वापस आपको ये पैसा वहां पे कंटिजेंसी फंड को डालना पड़ता है। और इसके फंड को, पैसे को डालने के लिए हम पैसा निकालते कहां से थे? कंसोलिडेटेड फंड से। नहीं आई बात समझ में? Am I clear बेटा? What I trying to tell you guys? सबकी बात है। तो ये तीनों क्या है? ये बेटा ये सारे के सारे वो पॉइंट है जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेंटेन किया था। ये वही एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसको आप गवर्नमेंट बजट कह रहे हो। नहीं आई बात समझते? इसी एनुअल स्टेटमेंट को हम लोग कितने पेजेस में प्रिंट करके बैठे हैं बेटा? 10 में। और 10 में हमने कितने तरह के फंड्स रखे हैं बेटा? 3। कंटिजेंसी फंड रखे हैं, कंसोलिडेटेड फंड रखे हैं और पब्लिक अकाउंट रखे हैं। पब्लिक अकाउंट में पैसा किसका? पब्लिक का। उसके ऊपर हक किसका? पब्लिक का। किसका हक नहीं है? कौन उस पैसे को अपने लिए यूज नहीं कर सकता है? गवर्नमेंट। कंटिजेंसी फंड कब निकाला जाता है?
प्लान एक्सपेंडिचर में या अनप्लान एक्सपेंडिचर में? अच्छा, कंटिजेंसी फंड के लिए अप्रूवल कहां से लेना पड़ता है? लोकसभा से। कहां से लेना पड़ता है बेटा? लोकसभा से। प्रेसिडेंट कंट्रीब्यूशन कितना है? 500 करोड़। क्या यहाँ पे कंटिजेंसी फंड से निकाला जाएगा या वापस जमा भी किया जाएगा? कहां पे कहां से पैसे निकाल के इसमें जमा करोगे? नहीं आई बात समझ की बात है? पैसे कितने कब तक जमा कराने? बेटा कोई ऐसा नहीं है, कंसोलिडेटेड फंड में प्रॉफिट आएगा, सरप्लस बैलेंस आएगा तभी तो निकाल के दोगी ना। ठीक है, तो ये कोई प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट नहीं है कि हाँ आपको इतने दिन नहीं जमा करना। ठीक है, बस उस फंड से आपको जमा करवाना है, ये याद रखिएगा। तो एक तरह का अगर ये कहो कि कंटिजेंसी फंड एक तरह का गवर्नमेंट के लिए बोरोइंग्स है, क्योंकि इसमें क्या है? रीपेमेंट ऑब्लिगेशन चुका पड़ा, तो ये बोलना गलत नहीं आई बात समझ में? क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? पब्लिक अलाउंस का पैसा पब्लिक के वेलफेयर में यूज किया जाएगा बेटा, वो उनके सेविंग्स हैं, स्मॉल सेविंग्स हैं, उसको गवर्नमेंट अपने लिए चैनलाइज नहीं कर सकती, गवर्नमेंट को पैसे देने पड़ेंगे वापस। आई बात समझ में? क्लियर है बेटा यहाँ तक? एम आई क्लियर बेटा एवरीथिंग? चलो नेक्स्ट आता है बेटा गवर्नमेंट बजट के ऊपर। अब आते हैं बेटा, बहुत हो गया ये सारे ऊपर नीचे के ज्ञान। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? होपफुली यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर होगा। अगर क्लियर है बेटा तो एक बार जोरदार यस जरूर होना चाहिए। क्लियर है? चल आगे चल, आइए बेटा तो मूव ऑन करते हैं बेटा। सबसे पहले गवर्नमेंट बजट इस टर्म के ऊपर। मूव ऑन करते हैं बेटा गवर्नमेंट बजट के ऊपर। तो गवर्नमेंट बजट क्या है बेटा? तो फटाफट इसको पॉइंट्स में एक बार देख लेते हैं बेटा। इट इज एन एनुअल स्टेटमेंट, it is an annual statement that shows estimated revenue or earned revenue, that shows the estimated revenue and the estimated expenditure। ठीक है बेटा, बोलिए। तीसरी बात, गवर्नमेंट बजट कितने महीने के लिए बनाया जाता है बेटा? कितने साल के लिए? एक साल। उस साल को हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल ईयर और द फिस्कल ईयर। फॉर अ पर्टिकुलर अच्छा फाइनेंशियल ईयर कह लो, फिस्कल ईयर कह लो, या एक अकाउंटिंग ईयर कह लो। ठीक है बेटा, तो व्हाट इज गवर्नमेंट बजट? गवर्नमेंट बजट एक एनुअल स्टेटमेंट है मेरी जान, जो कि क्या बताता है? एस्टिमेटेड रेवेन्यू और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, और पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए या फिस्कल ईयर के लिए या अकाउंटिंग ईयर के लिए ये गवर्नमेंट बजट बनाया जाए। क्लियर है बेटा आपको? चल सकते हैं आगे। आशीष साहब क्लियर है? चल नेक्स्ट पे। गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट्स। गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट्स। तो गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट्स कितने बेटा? दो हैं। कितने बेटा? पहला है रेवेन्यू, दूसरा है कैपिटल। ठीक है, पहला है रेवेन्यू, दूसरा है कैपिटल। तो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट? देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, पहला रेवेन्यू और दूसरा कैपिटल। रेवेन्यू नेचर फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाइड है, कैपिटल नेचर भी फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाइड है। अब ये दो पार्ट क्या होंगे? एक्सपेंडिचर एंड द रिसीट्स। नहीं है बात समझ में? गवर्नमेंट बजट में क्या मेंटेन करते हो? पैसे का आना और पैसे का जाना। आई बात समझ में? तो आने के भी तरीके दो और जाने के भी तरीके दो। आने के दो तरीके क्या है बेटा? रेवेन्यू एंड कैपिटल, और जाने के भी दो तरीके कौन कौन से बेटा? रेवेन्यू और कैपिटल। चल
तो रेवेन्यू के नीचे दो नाम लिखेंगे बेटा, रेवेन्यू रिसीट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और कैपिटल के नीचे भी दो नाम लिखेंगे, कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। एम आई क्लियर बेटा? बोलिए, आगे चल सकते हैं? चलो, अब एक बात समझिए, थोड़ा सा अल्फाजों का खेल है और कोई वैसा नहीं है, ठीक है, बस वर्डिंग्स का खेल चल रहा है, ठीक है। द नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट इज बजट रिसीट। बजट रिसीट, अब बजट रिसीट क्या है बेटा? भाई रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। नहीं आई बात समझ में? देखिए ना क्या खेला उन्होंने सिर्फ एक शब्द में खेल दिया कि बजट रिसीट क्या है। अरे बजट का मतलब क्या है? बजट का मतलब वही था ना, एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर, एक्सपेक्टेड रेवेन्यू, ठीक है। रेवेन्यू को आपने क्या नाम दिया? रिसीट का नाम दिया। अब रिसीट्स कितने थे बेटा? दो थे, कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स। तो ये कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स क्या है बेटा? इसी को कहते हैं बजट रिसीट्स। नहीं आई बात समझ में? तो अगर कभी आपसे पूछा जाए कि बजट रिसीट्स क्या है बेटा, तो दो नाम बोलेंगे आप, पहला बोलेंगे रेवेन्यू रिसीट, दूसरा बोलेंगे बेटा कैपिटल रिसीट। तो व्हाट आर द बजट रिसीट्स? दो है बेटा, पहला रेवेन्यू रिसीट और दूसरा कैपिटल रिसीट। ठीक है बेटा, चलो कोई दिक्कत? अब इसी चीज को अगर मैं गवर्नमेंट रिसीट कह दूं कोई बड़ी बात नहीं। बजट कौन बना रहा है? गवर्नमेंट ही बता रहा है। तो गवर्नमेंट रिसीट कह लो, बजट रिसीट कह लो, एक ही बात, ठीक है बेटा। लिख ही देता हूं मैं यहाँ पे, बजट रिसीट कह लो या गवर्नमेंट रिसीट कह लो, क्योंकि शब्दों का खेल है और शब्दों के खेल में उलझ ना जाओ, इसके लिए मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है बेटा। तो बजट रिसीट कितने या गवर्नमेंट रिसीट कितने? दो, रेवेन्यू रिसीट और एम आई क्लियर बेटा? चलो अब समझिए जरा सा, यहाँ पे ही समझा देता हूँ आपको मैं। देखिए दो नाम आ गए आपके सामने, एक आया रेवेन्यू और एक आया बेटा कैपिटल, है ना? चलो दो नाम आ गए बेटा, एक आ गया आपका रेवेन्यू और एक आ गया बेटा आपका, ठीक है बेटा। अब कैपिटल रिसीट कहो या रेवेन्यू रिसीट कहो, रिसीट का मतलब क्या होता है? पैसे का आना, है ना? पैसे का आना, जब भी आपके पास पैसा आता है, इनकमिंग है पैसे, मॉनेटरी क्या है? कमिंग। तो इस चीज को आप क्या कहोगे? रिसीट कहोगे। और जब आपके साइड से पैसा मूव ऑन करता है, आपके पास से पैसा जाता है, तो व्हाट इट इज? इट इज एक्सपेंडिचर। अब हम लोग रिसीट की बात कर रहे हैं या एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं? रिसीट के बारे में। तो पैसे के आने के बारे में बात करेंगे या जाने के बारे में बात करेंगे? तो रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट दोनों के अंदर पैसे के आने का कॉन्सेप्ट बताया जाए। इज द पॉइंट क्लियर? पक्की बात है, चाहे कैपिटल रिसीट कहो या रेवेन्यू रिसीट कहो, दोनों के केस में आपके पास क्या आ रहे हैं? पैसे आ रहे हैं। और जब मैं एक्सपेंडिचर की बात करूंगा तो क्या समझेंगे बेटा? पैसे के जाने। एम आई क्लियर बेटा? आगे चल सकते हैं बेटा? चल अब समझते हैं। तो रिसीट और एक्सपेंडिचर को अलग अलग बात है बेटा। पहले मैं आपको रेवेन्यू और कैपिटल के बीच में अंतर समझा। देखिए रेवेन्यू नेचर का मतलब होता है जो रेकरिंग नेचर का, और कैपिटल नेचर वो नेचर है जो आपका नॉन रेकरिंग इन नेचर। अब रेकरिंग इन नेचर और नॉन रेकरिंग नेचर का मतलब क्या होता है? रेकरिंग इन नेचर का मतलब होता है जो आए दिन के बारे में बताया, ठीक है बेटा, यानी कि रिपीटिव इन नेचर, यानी ये बार बार ऑकरेंस होने वाले नेचर है, यानी कि सरकार को आए दिन कुछ ना कुछ यहाँ पे पैसे आते मिलते हैं। क्योंकि रेवेन्यू रिसीट की बात कर रहे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात नहीं कर रहे, पैसे के जाने की बात नहीं करेंगे, किसके आने की बात करेंगे? पैसे के आने की बात करेंगे। तो रेवेन्यू रिसीट वो रिसीट है बेटा जो आए दिन सरकार को क्या होता है? पैसा रिसीव किया जाता है,
नहीं है बात समझ के। और जो कभी कभार पैसा रिसीव हुआ करे वो क्या है बेटा हमारे देश के लिए कैपिटल रिसीव, यानी कि जो रेकरिंग इन नेचर है वो रेवेन्यू और जो नॉन रेकरिंग इन नेचर है वो कैपिटल। नहीं आई बात समझ के, क्लियर है बेटा। दूसरी बात, रेवेन्यू रिसीट जो होगा बेटा इसके अंदर ना एसेट अफेक्ट करता है ना अफेक्ट करती है लायबिलिटी। नहीं आई बात समझ के, यानी कि पैसे आए किसी भी सोर्स से आए लेकिन वो सोर्स ना असेट अफेक्ट करके आएगा और ना लायबिलिटी अफेक्ट करके आएगा। यानी कि एक बात तो तय हुआ कि सरकार के लिए ये बोरोइंग्स नहीं, सरकार के लिए ये गवर्नमेंट के लिए बोरोइंग्स नहीं, क्योंकि बोरोइंग्स के थ्रू अगर पैसा आता तो सरकार के लिए क्या होता है लायबिलिटी इनकर्ड होना शुरू होता। और मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पर कि लायबिलिटी आपका यहाँ पर टच नहीं किया जाए। नहीं आई बात समझ में, यानी रेवेन्यू नेचर के अंदर अब हमने जाना दो बात। पहला कि ये रेकरिंग इन नेचर है यानी रिपीटिव इन नेचर है, यानी कि आए दिन के इनकम में, ठीक है, सरकार आए दिन क्या करती है इस तरह के इनकम को रिसीव करती है। आई बात समझ पे। कैपिटल नेचर वो नेचर है जो आपका नॉन रिपीटिव इन नेचर है, जो आए दिन के आपके इनकम नहीं है। इनकम क्या पैसे को इसको इनकम के तौर पर आप कंसीडर करोगे ही नहीं, लेकिन ये बात भी आपको याद रखना है कि ये नॉन रिपीटिव इन नेचर है। नॉन रिपीटिव का मतलब ये हर दिन आने वाले पैसे नहीं है, कभी कभार इसके सोर्स से पैसे हमारे पास आते हैं। दूसरी बात, कैपिटल रिसीट आप जब भी बात करोगे, कैपिटल नेचर की आप जब भी बात करोगे आई मस्ट से, तो इसमें या तो असेट अफेक्ट करेगा या तो लायबिलिटी इनकम। नहीं आई बात समझ में, यानी कि असेट और लायबिलिटी किसके अंदर आपको टच नहीं करना है रेवेन्यू नेचर के अंदर, और किसके अंदर टच करोगे कैपिटल नेचर के अंदर। यानी कि कैपिटल नेचर के अंदर जो पैसे आ रहे हैं या तो वो असेट्स के थ्रू आ रहे हैं या तो वो लायबिलिटीज के होने की वजह से। नहीं आई बात समझ में। अब एक बात सोचोगे जरा सा, असेट को खरीदते हो, असेट को खरीदते हो तो पैसा आता है या असेट को बेचते हो तो पैसा आता है। यानी कि जब आप सेल ऑफ एसेट करोगे बेटा, सेल ऑफ एसेट अगर करोगे बेटा, तो सेल ऑफ एसेट के थ्रू जो पैसा आ रहा है वो पैसा किस नेचर का हुआ कैपिटल रिसीट का नेचर। नहीं आई बात समझ पे। लायबिलिटीज, अच्छा एक बात बताओ, उधार देते समय पैसा आता है या उधार लेने के समय पैसा आता है? लेने के समय पैसा आता है ना, तो उधार का मतलब क्या है लायबिलिटी। बोरोइंग्स क्या होते हैं आपके लिए लायबिलिटी। तो बोरोइंग्स को पे ऑफ करने पे आप इस चीज को बताओगे, आप बोरोइंग्स को रेस करने पे आप इस चीज को कहोगे रेस। तो याद रखना है जब आप लायबिलिटी को यानी कि बोरोइंग्स को रेस करते हो तो जो पैसा आता है वो किस नेचर का होगा, रेवेन्यू रिसीट नेचर का होगा या कैपिटल रिसीट के नेचर का होगा, कैपिटल रिसीट। असेट्स को अगर आप बेचते हो, असेट्स को अगर आप बेचते हो, मैं खरीदने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं बेचने की बात कर रहा हूं। जब असेट्स को आप बेचते हो तो पैसा आता है, यस और नो। अब वो रेवेन्यू रिसीट हुआ या कैपिटल रिसीट। आई बात समझ पे। सरकार अपने सिक्योरिटी सेल आउट कर रही है, सरकार जो है अपने सिक्योरिटीज को क्या कर रही है मेरी जान, सेल आउट कर रही है। अब जब सरकार अपने सिक्योरिटीज को सेल आउट कर रही है तो पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो वो क्या नेचर हुआ बेटा कैपिटल रिसीट। नहीं आई बात समझ के। अब एक छोटी सी बात बताओ, क्या सरकार आए दिन अपने सिक्योरिटीज को बेचते चलती है? नहीं, मतलब आज कुछ नहीं हो रहा तो चलो सिक्योरिटीज बेच देते हैं, सिक्योरिटीज खेलते हैं, ऐसा करती है क्या गवर्नमेंट आपके साथ? नहीं करती है ना, कभी कभार करती है बेटा, कभी कभार होने वाले नेचर के ही है। तो कभी कभार का मतलब क्या होगा, रेकरिंग इन नेचर या नॉन रेकरिंग इन नेचर। तो इसीलिए कहा जाता है बेटा कि जो कैपिटल नेचर होगा आपका ये क्या होगा, नॉन रेकरिंग इन नेचर होगा। वहीं पे जो रेवेन्यू नेचर होगा वो रिपीटिव नेचर होगा, रेगुलर नेचर होगा। नहीं आई बात समझ पे। सर मुझे एक बात बताओ, मैंने कहा पूछो सर, मुझे एक बात जानना है। मैंने कहा पूछो ना भाई, क्या जानना चाहते हैं? तो सर एक बात बताओ, कैपिटल रिसीट के आने के तरीके हैं दो, या तो मैं एसेट्स को सेल आउट करके इस पैसे को रिसीव करूंगा और या तो बोरोइंग्स को रेस करके इस पैसे को रिसीव करूंगा। यस और नो बेटा? यस सर। सर मुझे ये जानना है कि रेवेन्यू रिसीट के आने के सोर्सेस क्या है। सर कैपिटल नेचर इज वेरी मच क्लियर कि या तो मैं एसेट्स को बेच के मेरे पास पैसे आएंगे या तो बोरोइंग्स को लेकर मेरे पास पैसे आएंगे। सर मुझे कैपिटल नेचर के अंदर अब कोई डाउट नहीं, मुझे ये जानना है कि रेवेन्यू रिसीट के अंदर जो सोर्सेस ऑफ इनकम है वो कैसे है बेटा। तो याद रखना है बेटा आपको कि रेवेन्यू नेचर के अंदर आते हैं सोर्सेस दो तरह से, एक आता है टैक्स, एक आता है आपका नॉन टैक्स। एक आता है आपका टैक्स, एक आता है आपका नॉन टैक्स। यानी कि
यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि रेवेन्यू रिसीट के अंदर सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स कितने बेटा? दो है। पहला है आपका टैक्स, दूसरा है आपका नॉन टैक्स। तो क्या आप सभी बच्चों को ये पेज क्लियर है बेटा? प्लीज आते बेटा, आते उसके ऊपर भी आएंगे, नॉट एन इशू। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत यहाँ तक? पक्की बात है? ओके रिपोर्ट है। पेज को फ्लिप कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। चलिए बेटा आ जाइए। अब आइए बेटा टैक्स। देखिए सबसे पहला नाम आपको मैं बताने जा रहा हूं आज, टैक्स। ठीक है बेटा, सुना सभी नहीं? कोई ऐसा बच्चा नहीं है यहाँ पर जो टैक्स के बारे में नहीं सुना होगा। टैक्स क्या है? तो सर जो सरकार हमसे वसूल, या जो सरकार को हम देते या भरते, दैट इज नोन एज टैक्स। कहने का मतलब क्या है कि टैक्स एक ऐसा वर्ड है जिसके बारे में हर एक बच्चा यहाँ पे क्या है, अवेयर हो है कि, लेकिन वी आर नॉट हैविंग अ प्रॉपर डेफिनेशन इन आवर फॉर्म। टैक्स के बारे में पता हम लोग सभी को, लेकिन एक प्रॉपर डेफिनेशन जो होता है वो हम लोग के पास क्या है, अवेलेबल नहीं। तो सबसे पहले एक डेफिनेशन देख लें टैक्स का। कल को क्या पता आपसे कोई पूछ ले तो कम से कम हमारे पास बोलने के लिए जवाब तो हो, यस और नो। चलिए बेटा, तो व्हाट इज टैक्स? टैक्स का मतलब होता है इट इज द अमाउंट that is paid by public and institution to government। टैक्स क्या है बेटा? टैक्स एक ऐसा अमाउंट है, टैक्स क्या बेटा? टैक्स एक ऐसा अमाउंट है जो कि पे ऑफ किया जाता है किसके थ्रू? पब्लिक के थ्रू या इंस्टीट्यूशन। और ये पे ऑफ करते किसको बेटा? नहीं आई मेरी बात समझ? पक्की बात है। दूसरी, टैक्स जो होता है बेटा, इट इज नॉट अ लायबिलिटी फॉर अ गवर्नमेंट। टैक्स जो होता है इट इज नॉट अ लायबिलिटी फॉर अ गवर्नमेंट कि सरकार आपसे टैक्स वसूलेगी बदले में आपको ये चीज। लायबिलिटी का मतलब क्या हो? जहां पे रीपेमेंट ऑब्लिगेशन। सपोज करो मैं दिलीप से 5 लाख रुपए उधार लेता हूँ, मान लेते हैं 2 मिनट के लिए। सपोज करो दिलीप सही में 5 लाख रुपए लेके मत आना, वरना कल को फ्यूचर में मुझसे मांगने आ जाए कि आपने क्लास में बोला था कि सर आपने मुझसे 5 लाख रुपए उधार लिया। तो मैंने बोला कि सपोज करो दिलीप ने मुझे क्या दिया, 5 लाख रुपए उधार। उधार का मतलब क्या है? कल को मुझे ये पैसे वापस करने हैं दिलीप। तो यहाँ पे क्या है, लायबिलिटी का मतलब होता है एक ऐसा अमाउंट जिसके अंदर रीपेमेंट ऑब्लिगेशन छुपा हुआ है। आई बात सकता, समझ में आएगा? चलिए, लायबिलिटी नहीं है गवर्नमेंट के लिए। क्यों नहीं? सरकार जब आपसे टैक्स वसूलती है तो बदले में आपको बेनिफिट जरूर देती है, लेकिन बदले में आपको पैसे नहीं देती है। सरकार कभी आपको पैसे नहीं देती है बेटा। सरकार क्या करती है? आपको बेनिफिट्स इनकर्ड करके देती है। आई बात समझ के? तो टैक्स जो है बेटा वो क्या है, ना कोई एसेट अफेक्ट के ऊपर है, ना कोई लायबिलिटी अफेक्ट के ऊपर है। ऐसा नहीं है कि सरकार को टैक्स वसूलने के लिए अपने एसेट्स बेचने पड़ रहे, ऐसा कुछ नहीं। तो ना एसेट अफेक्ट हुआ, ना अफेक्ट हुआ लायबिलिटी। और यही तो पॉइंट आपको रेवेन्यू नेचर बताता था। रेवेन्यू नेचर के अंदर ही तो आता है ना ये टैक्स और नॉन टैक्स। तो रेवेन्यू नेचर में क्या आपको मैंने बताया था, ना एसेट अफेक्ट होगा, ना अफेक्ट होगी आपकी लायबिलिटी। नहीं आई बात समझ में? तो याद रखना बेटा कि टैक्स क्या है? टैक्स एक ऐसा अमाउंट है जो कि कौन देता है? पब्लिक और इंस्टीट्यूशन। किसको देती है? इज इट अ लायबिलिटी फॉर अ गवर्नमेंट? आ गई बात समझ? क्लियर है बेटा? चलो, अब जो बेटा टैक्स होते हैं ना बेटा, जो टैक्स होता है ना बेटा, ये टैक्स बेटा 2 किस्म के होते हैं। कितने किस्म के होते हैं बेटा? 2 किस्म के होते हैं। पहला होता है आपका डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है बेटा आपका इनडायरेक्ट। एक अच्छा टॉपिक है, इसे अच्छे से पढ़िएगा बेटा, सुनिएगा अच्छे तरीके से, प्लीज इग्नोर मत कीजिएगा इस टॉपिक। ठीक है, एक आता है आपका डायरेक्ट टैक्स, एक आता है आपका इनडायरेक्ट। चल सकते हैं इसके ऊपर? पक्की बात है? चल, तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है बेटा? अच्छे से समझना है। टैक्स that are
paid by public and institution on their income. डायरेक्ट टैक्स कौन सा अमाउंट? डायरेक्ट टैक्स वो अमाउंट होता है बेटा जो पब्लिक या इंस्टीट्यूशन किसके ऊपर देती है? अपनी अर्निंग्स के ऊपर देती है। अब मैंने आपसे फीस ली, इनकम जनरेट करेगा, अब इस इनकम के ऊपर सरकार को टैक्स दूंगा या नहीं दूंगा? वो दूंगा। तो जो टैक्स मैं अपनी इनकम के ऊपर दे रहा हूँ वो किस नेचर का होगा बेटा? डायरेक्ट नेचर। नहीं आई बात समझ? Am I clear बेटा? चलिए, then what is indirect tax? इनडायरेक्ट टैक्स बेटा वो टैक्स है, टैक्स that are paid by public and institution on the consumption of goods and services. ठीक है बेटा? यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स किसके ऊपर देते हैं हम? जो कंजम्पशन करते हैं ना बेटा, उसके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स। आगे बात समझ के, जो भी आप गुड्स को कंज्यूम कर रहे हो या जो भी आप सर्विसेज को यूज कर रहे हो, सर्विसेज को यूज करने के लिए, गुड्स को परचेज करने के लिए जो टैक्स आपके साइड से दिया जाता है, वो टैक्स कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स। आगे बात समझ के, अब नोटिसेबल बात सोचिए, अब नोटिसेबल बात सोचिए, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट, ठीक है बेटा? ये दोनों ही टैक्स जा किसके पास रहा है? आगे बात समझिए, ये दोनों ही टैक्स जा किसके पास रहा है? गवर्नमेंट के लिए दोनों ही इनकम है बेटा, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो, इनकम तो दोनों ही है गवर्नमेंट के लिए, है कि नहीं? तो जब ये इनकम गवर्नमेंट के पास ही जा रहा है, ये दोनों पैसा जाना गवर्नमेंट के खजाने में ही है, तो सरकार क्यों कहती है कि भैया ये डायरेक्ट टैक्स है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है? सोचने वाली बात। अरे यार सिंपल सी बात है, मैंने बोला कि इस साइड से मुझे जो पैसे आएंगे उसको मैं फीस कहूंगा, इस साइड से जो पैसे आएंगे उसको मैं सैलरी कहूंगा। ऐसा तो नहीं होगा, पैसे तो यहाँ से भी आ रहे हैं, यहाँ से भी आ रहे हैं, वहां से भी आ रहे हैं, है कि नहीं? यहाँ से भी आ रहे हैं, वहां से भी आ रहे हैं, तो इसको मैं पूरे तरह से फीस क्यों नहीं कह रहा, इसको मैं पूरे तरह से इनकम क्यों नहीं कह रहा? ये इसको इनकम को अलग अलग नाम क्यों दे रहा हूँ? बताओ बेटा। वेरी गुड बेटा, बहुत गंदा आंसर, बहुत एक्सट्रीम गंदा आंसर, छी हो गया। ठीक है बेटा, एनीवन? चलो, थोड़ा सा सेंसिबल पॉइंट आया, थोड़ा सा सेंसिबल पॉइंट आया। वेरी गुड देवांश, ठीक है। चलिए चल सकते हैं, इसके ऊपर बात डिस्कशन कर सकते हैं, क्यों डायरेक्ट कहते हैं, क्यों इनडायरेक्ट कहते हैं। देखो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कहने के ना पीछे रीजन है 3, ठीक है? आपके बुक में तो एक रीजन दे दिया गया है कि इसमें शिफ्ट ऑफ बर्डन नहीं होता है, इसमें शिफ्ट ऑफ बर्डन क्या होता है देखेंगे उसको भी कि शिफ्ट ऑफ बर्डन क्या होता है क्या नहीं होता है, वो भी जानेंगे। लेकिन डायरेक्ट को डायरेक्ट टैक्स कहने के लिए और इनडायरेक्ट को इनडायरेक्ट टैक्स कहने के लिए बेटा बेसिकली 3 रीजन है, ठीक है? अब वो 3 रीजन जब आप सुन लोगे तब समझ में आएगा कि व्हाई दिस इज नोन एज डायरेक्ट, व्हाई दिस इज नोन एज इनडायरेक्ट। सबसे पहला डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के पीछे बेटा रीजन आता है सोर्स ऑफ इनकम। एक जगह सोर्स ऑफ इनकम, इनकम दूसरे पर्सन कि आप अगर पैसे कमाओगे तो उसके ऊपर आपसे हम टैक्स वसूलेंगे, नहीं आई बात समझ? एक जगह सोर्स ऑफ इनकम क्या है बेटा? कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि आप अगर कंज्यूम करते हो ना तो आपको ये टैक्स देना, नहीं आई बात समझ? तो एक रीजन तो होगा कि सोर्स ऑफ इनकम जो है वो दोनों टैक्सेस के आने के तरीके अलग अलग। पहला पॉइंट क्लियर बेटा? दूसरा, जिस तरह से आने के इनकम के सोर्सेज अलग अलग है, उसी तरह से इसके खर्चे भी अलग अलग, खर्चे भी अलग अलग। खर्चे अलग अलग क्यों है मैं आपको बता दूं। डायरेक्ट टैक्स से जो पैसा गवर्नमेंट जनरेट करती है बेटा, वो गवर्नमेंट अपने खजाने में रखती नहीं, वापस क्या करती है? सोशल वेलफेयर में लगाती है। रोड, डैम्स, ब्रिजेस, ये देखते हो बेटा बनते हुए हैं। अभी यहाँ पर नजफगढ़ में क्या हुआ? मेट्रो बना है, देखा आप सभी ने? क्या सरकार आपके घर में आके चंदा काट के गई है मेट्रो की, या सरकार अपनी जेब से पैसा लगाएगी?
बोलिए, जो पैसा आपने टैक्स के फॉर्म में दिया है ना, डायरेक्ट टैक्स के फॉर्म में, वही पैसा ये निकला था। आई बात समझ के? अब एक बात बताइए, ये जो मेट्रो से सुख सुविधाएं उपलब्ध हो रही है, ये इसको कंज्यूम कौन करेगा? सरकार कर रही है, पब्लिक कर रही है? यानी कि पब्लिक के वेलफेयर के लिए ये खर्चा किया गया। यस और नो बेटा? मोदी साहब तो इसके ऊपर चढ़ेंगे नहीं, अरविंद केजरीवाल साहब तो चढ़ेंगे नहीं, आएगा ना? तो याद रखिएगा कि डायरेक्ट टैक्स में जो पैसा इनकम जनरेट होती है ना गवर्नमेंट की, वो गवर्नमेंट क्या करती है कि जो भी पैसा ये कलेक्ट होगा, वापस हम ये पैसा सोशल वेलफेयर में लगाएंगे। नहीं आई बात समझ? क्लियर है बेटा? तीसरी बात, जैसा देवांश ने बोला, शिफ्ट ऑफ बर्डन फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स। जैसे सपोज करो आपको पढ़ाया, फीस कलेक्ट की। फीस किसने कलेक्ट किया बेटा? मैंने। इनकम किसकी जनरेट हुई? मेरी। क्या मेरे इनकम के ऊपर आप टैक्स भर दोगे? जिसने कमाया है वही टैक्स भरेगा बेटा। यस और नो? तो इसीलिए इसके अंदर शिफ्ट ऑफ बर्डन हम नहीं रखते। Am I clear बेटा? बोलिए बेटा, क्लियर है यहाँ तक टॉपिक? तो याद रखिएगा यहाँ पर आपको एक छोटी सी बात कि डायरेक्ट टैक्स को डायरेक्ट टैक्स कहने के लिए सिर्फ एक पॉइंट नहीं बेटा, तीन पॉइंट एप्लीकेबल। ठीक है? पहला सोर्स ऑफ इनकम इसका अलग है, दूसरा सोर्स ऑफ एक्सपेंडिचर इसके अलग है, तीसरा इसके अंदर टैक्स का बर्डन दूसरे पर्सन के ऊपर शिफ्ट नहीं करता है। एम आई क्लियर बेटा? बोलिए बेटा, यानी कि जिस पर्सन ने इनकम जनरेट किया है, जिस इंस्टीट्यूशन ने, जिस बिजनेस ने इनकम को जनरेट किया है, टैक्स वही पर्सन देगा और कोई उसके बिहाफ पर दूसरा पर्सन नहीं देगा। Am I clear बेटा what I'm trying to tell you guys? Be loud and clear. Yes sir. चलिए नेक्स्ट बात, अब समझिएगा जरा सा इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स के सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है बेटा? आपका कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। यानी कि अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हो, आप अगर गुड्स एंड सर्विसेज को अगर कंज्यूम करते हो, तो आपके कंजम्पशन के ऊपर क्या भरना पड़ता है? टैक्स भरना पड़ता है। नहीं आई बात समझ? दूसरी बात, सरकार जो ये इनडायरेक्ट टैक्स वसूलती है बेटा, ये होता है सरकार का मेन इनकम। ये पैसा सरकार सोशल वेलफेयर में ऐसे ही नहीं निकाल देती। सरकार इस सारे के सारे फंड को क्या करती है? अपने रिजर्व में डालना शुरू करती है। आई बात समझ में? क्योंकि जो सोशल वेलफेयर है वो तो डायरेक्ट टैक्स से निकाला जा रहा है, तो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ किस टैक्स से मिल रहा है? इनडायरेक्ट टैक्स। नहीं आई बात समझ में? क्लियर है बेटा? चलिए तीसरी बात, शिफ्ट ऑफ बर्डन फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर मौजूद होता है। शिफ्ट ऑफ पेमेंट फॉर द इनडायरेक्ट टैक्स का जो बर्डन होता है वो इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर मौजूद होता है। अब इस पॉइंट को मैंने बोला तो जरूर, लेकिन इसको एक बार मैं समझा भी देता हूँ। प्लीज देखिएगा कैसे शिफ्ट ऑफ बर्डन हुआ, कैसे शिफ्ट ऑफ बर्डन हुआ, प्लीज यहाँ पे देखने की कोशिश जरूर कीजिए। देखिए, सपोज कीजिए दिस पर्सन इज नोन एज अ प्रोड्यूसर। कोई दिक्कत यहाँ तक? He is distributor, this person is known as wholesaler, इस पर्सन को हमने कहा रिटेलर, और ये पर्सन है हमारा अल्टीमेट कंज्यूमर। 5 पर्सन है यहाँ पर, समझ में आ गया कौन पर्सन कौन है? बोलिए। प्रोड्यूसर ये सामान को बनाता है बेटा, द प्रोड्यूसर द पर्सन हु प्रोड्यूसेस द गुड। आई बात समझ में? अब समझिएगा यहाँ पर, जब प्रोड्यूसर सामान को बनाता है, प्रोड्यूस करता है, तो जो प्रोड्यूसर होता है, जो मैन्युफैक्चरर होता है, उसको भी बनाने के लिए टैक्सेस भरने पड़ते हैं। उस टैक्स को हम कहते हैं बेटा कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है बेटा जो प्रोड्यूसर देता है व्हाइल प्रोड्यूसिंग द कमोडिटी। जैसे अगर मान लो कि कोई प्रोड्यूसर इस शर्ट को बना रहा है, ठीक है, या इस वॉच को जो बना रहा है, ठीक है, या जो लैपटॉप बना रहा है, मेरा जो बुकन बना रहा है, ये सारे के सारे प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं? कस्टम ड्यूटी। आई बात समझ के? ये वो इनडायरेक्ट टैक्स है जो कब भरते हैं सरकार को? जब हम किसी चीज को प्रोड्यूस करते हैं। आई बात समझ के? कस्टम ड्यूटी समझ में आया बेटा? तो कस्टम ड्यूटी क्या डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है। कब भरते हो बेटा? ये किसी कमोडिटी को बनाने के लिए आपको भरना। अच्छा, कौन भरता है? प्रोड्यूसर। आगे बात समझ? अब समझो मेरी बात को बड़े ध्यान से यहाँ पे सुनो। सपोज करो प्रोडक्ट को बनाने की कीमत पड़ी 20,000 रुपए प्लस 10,000 रुपए का कस्टम ड्यूटी,
ठीक है, प्रोड्यूसर जब कमोडिटी को बनाएगा तो बनाने के खर्चे भी तो आते हैं बेटा, है कि नहीं? तो 20,000 रुपए का खर्चा हुआ, 10,000 रुपए का टैक्स, ठीक है, और 5,000 रुपए का हो गया उसका प्रॉफिट। कोई दिक्कत यहाँ तक? टोटल कीमत कितनी पड़ी इस लैपटॉप की बेटा? 35,000 रुपए, 35,000। नहीं आई बात समझ के? अब इस 35,000 रुपए में देखो तीन अमाउंट, इस 35,000 रुपए में कितने अमाउंट है? तीन अमाउंट। पहला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दूसरा कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, और तीसरा प्रोड्यूसर्स प्रॉफिट। नहीं आई बात समझ में? तो 35,000 में क्या किया? प्रोड्यूसर ने उस चीज को डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया। नहीं आई बात समझ में? नहीं आई बात समझ में? अब जो डिस्ट्रीब्यूटर ने 35,000 रुपए दिए, उस 35,000 में क्या क्या अमाउंट दिया? प्रोड्यूसर का कॉस्ट, प्रोड्यूसर का प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स। आया ना? यानी कि जो इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट को प्रोड्यूसर ने दिया, वो कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर ने किससे वसूल लिया? डिस्ट्रीब्यूटर से। नहीं आई बात समझ में? बर्डन शिफ्ट कर दिया बेटा। चलो ठीक है, मैंने एज अ प्रोड्यूसर मैंने इस चीज को दे दिया, लेकिन एक्चुअल में क्या मैंने दिया या इस चीज को अभी डिस्ट्रीब्यूटर ने भर दिया? बात समझ में आई? अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया? अपने 5,000 रुपए के प्रॉफिट को जोड़कर वो सामान होलसेलर को कितने में रगड़ दिया बेटा? 40,000। अब जो 10,000 रुपए का इनडायरेक्ट टैक्स डिस्ट्रीब्यूटर ने दिया था बेटा, जो 10,000 रुपए का इनडायरेक्ट टैक्स डिस्ट्रीब्यूटर ने दिया था, क्या वो 10,000 रुपए का कॉस्ट जो था वो डिस्ट्रीब्यूटर ने होलसेलर से रिकवर करवा दिया बेटा? यानी कि अब उस 10,000 रुपए का इनडायरेक्ट टैक्स किसने दिया बेटा? होलसेलर ने। चलो, होलसेलर ने क्या किया? अगेन 5,000 रुपए के प्रॉफिट को जोड़कर 45,000 रुपए में वो सामान रिटेलर को बेच दिया। यानी कहीं ना कहीं होलसेलर ने भी क्या किया? अपने को 10,000 का इनडायरेक्ट टैक्स रिटेलर से वसूल लिया बेटा। नहीं आई बात समझ में? ये बेटा, उसके बाद फिर क्या हुआ कि 5,000 रुपए का प्रॉफिट जोड़कर रिटेलर ने भी क्या किया? कंज्यूमर को 50,000 रुपए में वो माल चिपका दिया। नहीं आई बात समझ में? और लास्टली वो 10,000 रुपए का इनडायरेक्ट टैक्स जो था वो भरा किसने? आई बात समझ में? यानी कहीं ना कहीं सरकार के खजाने में टैक्स तो किसके साथ चला गया था? प्रोडक्शन करने के साथ ही चला गया था, प्रोड्यूसर के हाथ से। यस और नो? लेकिन अल्टीमेटली उसका बर्डन गिरा किसके ऊपर? उस कंज्यूमर के ऊपर जो लास्ट में जाकर उस चीज को यूज करने जा रहा है। नहीं आई बात समझ में? क्लियर है? यानी कि सरकार के खजाने में टैक्स देने वाला कोई और है और उस टैक्स को भरने वाला कोई और है। इसीलिए इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर शिफ्ट ऑफ बर्डन होता है बेटा। नहीं आई मेरी बात समझ में? आपके संडे के आज टास्क लगाइए बेटा, और संडे आपका मैंने खराब कर दिया ना बेटा? तब की बात है? लग रहा है कि थोड़ा आउटपुट जनरेट हो रहा है बेटा? चलो, भगवान की दया से आगे भी ऐसा ही लगता चले और आगे हम लोग और मेहनत से करते चले। क्लियर है बेटा? पक्की बात है? तो फटाफट नेक्स्ट लास्ट पेज जो हम लोग लिखे थे वहां पे आ रहे हैं। तो डायरेक्ट टैक्स में बेटा याद रखना है कि यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स कौन सा टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो हम लोग किसके ऊपर भरते हैं बेटा? अपने इनकम के ऊपर। अच्छा, हम कौन है? फन्ने खान? नहीं, हम फन्ने खान नहीं है सर, हमें पब्लिक और हमें इंस्टीट्यूशन। आगे बात समझ के? इनडायरेक्ट टैक्स कौन भरता है बेटा? पब्लिक और इंस्टीट्यूशन। लेकिन किस चीज पे? इनकम के ऊपर? ना जी ना, इनकम के ऊपर नहीं, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। नहीं आई मेरी बात समझ के? चलिए, अच्छा, शिफ्ट ऑफ बर्डन किसके अंदर होगा बेटा? चलो, तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू शिफ्ट ऑफ बर्डन, और यहाँ पे शिफ्ट ऑफ। नहीं आई बात समझ? सबकी बात है। चलिए, अब एक चीज समझिएगा बेटा प्लीज, बड़ा इस चीज को अच्छे से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, और सुनिएगा बड़े ध्यान तरीके से। ठीक है, ध्यान से सुनिए। ध्यान तरीका क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा। तो कहने का मतलब क्या होगा? कहने का मतलब ये होगा कि these tax are compulsory to pay. Everyone pays this tax. Doesn't matter whether you are rich, you are poor, or you belong to a middle class family. The name of the tax is indirect tax. एक बच्चा जन्म के साथ साथ जैसे उसका जन्म होता है, जब तक वो जीता है, ठीक है, तब तक वो क्या करता है? वो इंसान इनडायरेक्ट टैक्स। देखो, जैसे ही एक बच्चा पैदा हुआ उसके ऊपर खर्चे लगने शुरू, कंजम्पशन करना शुरू, और जैसे ही कंजम्पशन करना शुरू वैसे ही इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन उसके ऊपर गिरना शुरू। नहीं आई बात समझ में? तो इनडायरेक्ट टैक्स कभी मैटर नहीं करता कि आप रिच हैं या पुअर, आपके ऊपर इसका बर्डन हमेशा रहे। दूसरी बात, कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि इनडायरेक्ट टैक्स रिच पर्सन ज्यादा देगा और पुअर पर्सन कम, क्योंकि डिपेंड ऑन द कंजम्पशन। अगर पुअर का कंजम्पशन ज्यादा है रिच,
ठीक है, मान लो कि अब मैंने बेटा और मुझे और अंबानी साहब को देखो, ठीक है, आप लोग को पता है कि हु इज रिच हु इज पुअर, ठीक है, हाँ आप मतलब आई एम रिच एंड ही इज पुअर, आई नो दैट। चलो आगे चलो। तो ऑन अ वेरी सीरियस कंट्री अगर बात किया जाए तो सपोज कीजिए अंबानी साहब ने एक रेस्टोरेंट में जाकर एंट्री किया, मैंने भी उसी रेस्टोरेंट में एंटर किया, राइट। अच्छा गरीब इंसान का उसका पेट ज्यादा बड़ा होता है, चीज समझो, गरीब इंसान का पेट का ज्यादा बड़ा होता है बेटा अमीरों से। तो भाई मैं गया, मैंने खाया बेटा 4 चपाती, उन्होंने खाया बेटा 2 चपाती, ठीक है, खाने का व्यंजन दोनों एक ही था, बट मेरा कंजम्पशन उनके कंजम्पशन से ज्यादा था। बिल अमाउंट किसका ज्यादा होगा? मेरा होगा, नो डाउट। टैक्स कौन ज्यादा देगा? नहीं आई बात समझ। तो याद रखिएगा, इट डजंट मैटर कि एक लेवल पर रिच से हो सकता है पुअर, इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा। नहीं आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि इट एब्सोल्युटली डिपेंड्स ऑन द कंजम्पशन पार्ट, नॉट ऑन द इनकम। नहीं आई बात समझ में? लेकिन डायरेक्ट टैक्स जो होगा बेटा, इसके अंदर बड़ा भेदभाव, डायरेक्ट टैक्स के अंदर बड़ा भेदभाव है। भेदभाव क्यों है बेटा? भेदभाव इसलिए है क्योंकि यहाँ पर रिच सेक्शन जो है वो टैक्स ज्यादा देता है, और जो मिडिल क्लास सेक्शन है वो टैक्स कम देता है, और जो बिल्कुल पुअर सेक्शन है उसको इस तरह का टैक्स देना ही नहीं आई बात समझ में? चलो अब एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको मैं बता रहा हूँ, प्लीज इस चीज को ना इग्नोर मत कीजिए। व्हाट इज द मोटिव ऑफ डायरेक्ट टैक्स? वो तो टैक्स का ही है बेटा, दोनों पॉइंट्स, दोनों पॉइंट्स, ठीक है, तुम दोनों ने जो बोला है वो एक ही पॉइंट है, बस उसको बोलने का तरीका दोनों का अलग है। देखिए डायरेक्ट टैक्स में ना सरकार हीरो बन जाती है। रॉबिन हुड का नाम सुना बेटा आप लोगों ने? अमीरों से छीनता था, गरीबों में बांटता था, सुना बेटा? सरकार ना डायरेक्ट टैक्स के केस में यही रॉबिन हुड बन जाती है। होता क्या है, बड़े अच्छे से देखिएगा बेटा, होता क्या है कि हमारे देश में तरह तरह के लोग हैं जो इनकम जनरेट करते हैं, और उनका इनकम लेवल हमेशा क्या होता है? अलग अलग होता है, आया ना बेटा? पक्की बात है। यानी एक देश में 1% जो है वो इतना कमा रहा है, तो उसी देश में 1% क्या कर रहा है? इतना कमा रहा है। नहीं आई बात समझ? पक्की बात है। तो सरकार क्या करती है, सरकार ने बोला कि जो पर्सन इस लाइन के अबव कमा रहा है उसे टैक्स दे। यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि जो पर्सन अब इस लाइन के अबव है उसे टैक्स देना। यानी कहने का मतलब क्या हुआ? अब कहने की बात आ गई यहाँ पे 3 कि अगर आप इस लाइन से ऊपर हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, अगर आप इस लाइन पर हो या इस लाइन के नीचे हो तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं आई बात समझ पे? क्लियर है? ये लाइन कितना इनकम शो करता है? तो इट शोज एन इनकम ऑफ 2.5 लाख। सरकार का ये कहना है कि जब कोई सिटीजन है, यानी वो पर्सन जिसका एज अप टू 60 इयर्स, ठीक है, नॉट, हाँ अप टू 60 इयर्स, ठीक है, यानी कि एज लिया जाता है बेटा 59 इयर्स, ठीक है, यानी कि जो पर्सन 59 इयर्स के होते हैं, 59 इयर्स तक होते हैं, उसको क्या कहते हैं? सिटीजन कहते हैं। 60 टू 79 इयर्स वाले लोगों को सीनियर सिटीजन कहते हैं, और 80 एंड अबव के ईयर को सुपर सीनियर सिटीजन कहते हैं। तो ये बोला गया है कि जो सिटीजन है ना, जिसकी इनकम 2.5 लाख रुपए तक है, उसको टैक्स नहीं देगा, ठीक है। तो 2.5 लाख रुपए का ये जो लाइन मैंने खींचा है ना, ये इनकम शो कर रहा है, और ये इनकम कितने की इक्वल है बेटा? 2.5, ठीक है बेटा। ये किसके लिए? सिटीजन के लिए बेटा। सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख रुपए रखा गया है, और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख रुपए रखा गया, ठीक है बेटा। यानी कि अगर आपकी उम्र कितने तक है? 59 ईयर्स है, तो आप अगर 2.5 लाख रुपए तक इनकम जनरेट करते हो तो आपको टैक्स नहीं देना है। अगर आपकी उम्र बेटा 60 साल से लेकर 69 साल 79 ईयर्स तक है, तो बेटा आपको टैक्स नहीं देना, और अगर आप 80 ईयर्स एंड उसके अबव है तो आपको 5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना। तो अब कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस लाइन के ऊपर अगर कमा रहे हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, और आपसे टैक्स लेके हम क्या करेंगे? ये लेवल जो इस लाइन के नीचे है इसको डेवलप करने में लगा। नहीं आई बात समझ? आई बात समझ में? तो ये जो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम है ना बेटा, ये जो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम है, एक इंसान इतना कमा रहा है, एक इंसान इतना कमा रहा है, इस इनइक्वालिटी ऑफ इनकम को रिड्यूस करने के लिए ही क्या करते हैं? डायरेक्ट टैक्स। नहीं आई बात समझ? क्लियर है बेटा? एम आई क्लियर? हमारी सरकार पर क्या है? रॉबिन हुड नहीं, हमारी सरकार हाफ रॉबिन हुड, गरीबों से मतलब अमीरों से छीनती है, गरीबों में बांटती नहीं है वैसे, ठीक है। तो याद रखिएगा बेटा,
कि जो डायरेक्ट टैक्स का मोटिव है वो क्या है, इनकम इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना। एम आई क्लियर बेटा? पक्की बात है? तो नाउ आर यू वेरी मच क्लियर अबाउट डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स? पक्की बात है? चलिए, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में एक पॉइंट और, डायरेक्ट टैक्स जो होता है बेटा मेरे, वो प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है। डायरेक्ट टैक्स जो होता है बेटा वो किस नेचर का होता है बेटा? प्रोग्रेसिव इन नेचर का होता है। और इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है बेटा वो रिग्रेसिव इन नेचर। डायरेक्ट टैक्स किस नेचर का होता है बेटा? प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। इनडायरेक्ट टैक्स किस नेचर का होता है बेटा? रिग्रेसिव इन नेचर। प्रोग्रेसिव इन नेचर का मतलब क्या और रिग्रेसिव इन नेचर का मतलब क्या, आप जरा इस पॉइंट को समझ लेते हैं, ठीक है? क्योंकि जब पढ़ रहे हैं अच्छे से ही पढ़ ले, है कि नहीं? चल, देखिए कहते क्या है, मैं आपको एक इनकम स्टेटमेंट आपको मैं बता रहा हूँ और फिर देखिएगा कि उसका टैक्स बर्डन कैसे कैसे किया, ठीक है? आपको समझ में आ जाएगा प्रोग्रेसिव क्या हो। देखिए सपोज कीजिए एक पर्सन है मिस्टर एक्स, ठीक है? एक पर्सन है, उसका नाम क्या है? मिस्टर एक्स। इसकी एज जो है वो है 59 ईयर्स। नहीं आई बात समझ? सिटीजन, सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन? लुक्स गुड। इसकी इनकम जो है बेटा ये मान लेते हैं 8 लाख रुपए, ठीक है? यानी इसकी इनकम कितनी है बेटा? 8 लाख। कोई दिक्कत यहाँ पे? पक्की बात, चल सकते हैं आगे। अब अगर इसकी मैं टैक्स लायबिलिटी को निकालूं, इसको टैक्स कितना देना है, ठीक है? और टैक्स में आपको मैं ये भी दिखाऊंगा, याद है आपको मैंने इंडियन इको जब करवाया था तो उसमें सीनियर हायर एजुकेशन सेस और एजुकेशन सेस आपको मैंने बताया, याद है? वो इंडियन इको मैंने आपके साथ किया था सेस के ऊपर। चल, तो पूरा ये पूरा टैक्स का आपको मैं दिखाता हूँ, क्वेश्चन दिखाता हूँ, ठीक है? देखिए मजा आएगा तो बताइएगा। अगर मैं इस पर्सन के टैक्स लायबिलिटी को अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो कैसे करूँ? As we all know, he belongs to a category of senior citizen or citizen. Citizen. तो up to rupees 2.5 लाख तक क्या है बेटा? निल। नहीं आई बात समझ में? पक्की बात? 2.5 लाख से 5 लाख तक इसको टैक्स देना है इस इनकम के बीच का, यानी 2.5 लाख से 5 लाख। कितना इनकम जाता है? 2.5 लाख। तो 2.5 लाख का कितना देना बेटा इसको? 5%। नहीं आई बात समझ के? आ गई बात समझ के? अब 2.5 लाख का 5% कितना होता है? 12,500। नहीं आई बात समझ के? क्लियर है बेटा? पक्की बात है? इसकी इनकम कहां तक है बेटा? 8 लाख, ठीक है? तो 5 लाख से अगला जो रो आता है वो आता है 5 लाख से 10 लाख तक, लेकिन इसकी इनकम 8 लाख पे दम तोड़ गया बेटा, आया ना? तो 5 लाख से 8 लाख तक इसको देना पड़ेगा 20%। अब यहाँ पे क्या कितना है? 3 लाख का, यानी 3 लाख का 20% कितना होता है? 60,000 रुपए, आया ना? नहीं आई बात समझ में? क्लियर है बेटा? अब इसका ग्रॉस टैक्स कितना आ गया? 72,500। यस और नो? दिस इज नोन एज ग्रॉस टैक्स। इज द पॉइंट क्लियर? अब देखिए जैसे जैसे इसका इनकम का स्लैब बढ़ा, पहले टैक्स कितना था इसका? 5% का। फिर उसके बाद टैक्स चेंज हुआ और टैक्स बढ़ा या कम हुआ? जैसे ही इनकम बढ़ा टैक्स बढ़ा और टैक्स का परसेंटेज भी बढ़ गया। यस और नो बेटा? पहले परसेंटेज क्या था? 0, फिर परसेंटेज हुआ 5, फिर परसेंटेज हुआ 20। यस और नो बेटा? तो बेटा जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता चला गया टैक्स का परसेंटेज भी क्या होते चला गया? बढ़ता चला गया। इसी रीजन की वजह से डायरेक्ट टैक्स को क्या कहते हैं? इट इज प्रोग्रेसिव इन नेचर। नहीं है बात समझ? पक्की बात है? समझ में आया? तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा टैक्स बढ़ेगा और टैक्स का परसेंटेज रेट भी बढ़ता जाएगा। नहीं आई बात समझ? क्लियर है बेटा? और इसी रीजन की वजह से डायरेक्ट टैक्स को आप क्या कहते हैं? ठीक है। अब इसी पर्सन के लिए अगर मैं एजुकेशन सेस को लूं तो फटाफट एक बार रिकैप करते हैं। एजुकेशन सेस कितना होता है बेटा?
1% ऑफ ग्रॉस टैक्स। नहीं आई बात समझ के? तो जो ग्रॉस टैक्स आपने 72,500 निकाला है ना बेटा, इसका 1% आपको कितना देना पड़ेगा? एजुकेशन सेस, और 2% कितना देना पड़ेगा बेटा? एसएचईसी, यानी सीनियर हायर एजुकेशन सेस। नहीं आई बात समझ के? बोलिए बेटा, एम आई क्लियर? पक्का? चल, अब बात ये आती है कि सर इनडायरेक्ट टैक्स को रिग्रेसिव इन नेचर क्यों कहते हैं? व्हाई वी कॉल इनडायरेक्ट टैक्स एज रिग्रेसिव इन नेचर? तो रिग्रेसिव इन नेचर कहने के पीछे भी एक रीजन होता है। रिग्रेसिव इन नेचर कहने के पीछे भी एक रीजन होता है, ठीक है? अब जैसे सपोज करो मैंने एक लैपटॉप लिया, कोई दिक्कत? इट कॉस्ट मी अराउंड 60,000 रुपीज। कोई दिक्कत? 60,000 रुपीज के ऊपर मैंने इनडायरेक्ट टैक्स कितना दिया था? 10,000। नहीं आई बात समझ? ठीक है। अब सपोज करो ऐसे दो लैपटॉप मैंने ले लिए, तो दूसरा लैपटॉप के ऊपर ही मुझे कितना देना पड़ेगा? 60,000, और टैक्स इस पे भी कितना जाएगा? यानी अगर मैं बोलूं तो दोनों का टैक्स अमाउंट एक ही अलग अलग है। यानी कि चलो ठीक है, टोटल टैक्स मैंने क्या दिया? 20,000 रुपए दिया। कंजम्पशन बढ़ा, इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा। कंजम्पशन बढ़ा, इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ गया। अगर एक कंजम्पशन करता तो 10,000 रुपए का इनडायरेक्ट टैक्स देता, 2 यूनिट कंज्यूम किया है तो 20,000 रुपए इनडायरेक्ट टैक्स दे रहा हूं। यानी कि जैसे ही कंजम्पशन बढ़ा, इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ आया ना? लेकिन क्या परसेंटेज चेंज इन टैक्स पर, या सिर्फ वॉल्यूम ऑफ अमाउंट में चेंज है? तो बेटा इसी रीजन की वजह से इसको क्या कहते हैं? रिग्रेसिव इन नेचर। नहीं है बात समझ में? कि कंजम्पशन बढ़ाओगे, टैक्स का अमाउंट बढ़ेगा, लेकिन टैक्स का परसेंटेज चेंज अमाउंट नहीं बढ़ेगा। नहीं है बात समझ? पक्की बात है? एम आई क्लियर बेटा? बोलिए। होपफुली ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा। वेस्टेड ऑफ टाइम नहीं कर रहा हूं आपका। चल, नो सर के ऊपर बेटा ना नहीं आया बेटा? वेस्टेड ऑफ टाइम हो रहा है क्या? सब पूरा करो बेटा, थोड़ा सा हम लोग को भी मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, चल आगे चल सकते हैं बेटा? बोलिए। पक्का? तो दोबारा एक बार फटाफट देखते हैं बेटा, हम लोग क्या कर रहे थे? रेवेन्यू रिसीट कर रहे थे, आया ना? और रेवेन्यू रिसीट के अंदर हम लोगों ने देखा था इसके सोर्सेस दो थे, एक था आपका टैक्स और दूसरा था आपका नॉन टैक्स। यस और नो बेटा? पक्की बात है? चले आगे चल सकते हैं। टैक्स के अंदर हम लोगों ने जान लिया बेटा, टैक्स के कितने सोर्स हैं? दो, डायरेक्ट और डायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है, वो के रिपोर्ट है। डायरेक्ट टैक्स किसके ऊपर देते हो, इनडायरेक्ट टैक्स किसके ऊपर देते हो, ये भी समझ में आ चुका है? कोई झमेला, कोई झंझट? चल, तो इनडायरेक्ट टैक्स के बाद फिर नॉन टैक्स देख ले बेटा। बोलिए। चलिए, तो नॉन टैक्स क्या होता है बेटा? Any income which is received by the government other than taxes, other than taxes, सिंपल सी बात है। नॉन टैक्स का मतलब क्या होगा? गवर्नमेंट के लिए ये इनकम है। अच्छा, इस इनकम को जनरेट करने के लिए क्या एसेट और लायबिलिटी अफेक्ट हुआ है? तभी ये किस नेचर का हो गया? रेवेन्यू नेचर का। नहीं आई मेरी बात समझ? तो नॉन टैक्स क्या होता है बेटा? नॉन टैक्स का मतलब होता है ऑल दोज इनकम other than taxes, all those income other than taxes is known as non tax। अच्छा, ये इनकम रेगुलर इन नेचर होगा या इरेगुलर इन नेचर होगा? ऑब्वियस सी बात है, अगर रेवेन्यू नेचर के हो तो रेकरिंग इन नेचर होगा या नॉन रेकरिंग इन नेचर होगा? तो रेकरिंग इन नेचर आ गया। नहीं आई मेरी बात समझ में? एक बात बताओ, क्या एसेट लायबिलिटी का कोई रिलेशन आ रहा है यहाँ पे? तो यानी कि देखने वाली बात क्या है? डज नॉट affect asset, not affect
Am I clear बेटा? पक्का चल सकते हैं आगे? लिख लीजिए पहले फटाफट। स्पीड नहीं चल रहा है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि भगाने में लग रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि 2 संडे में हम लोग को ये पूरा चैप्टर करना है, ठीक है? एक संडे आपका ये रहा, ये वीडियो आज अपलोड हो जाएगा और आज ही बेटा आप लोग को सेंड कर दिया जाए, ठीक है? वीडियो देखिएगा, इन केस अगर कोई डाउट लगेगा तो वीडियो पे नंबर फ्लैश करना होगा, उस पे आप व्हाट्सएप करके अपने डाउट को पूछ सकते, ठीक है? इन केस अगर व्हाट्सएप पे आपको रिवर्ट नहीं हो पा रहा है बेटा, हेवी शेड्यूल रहता है, बड़ा टाइट शेड्यूल रहता है मेरा, ठीक है? तो प्लीज थोड़ा सा एक ऑकवर्ड टाइम है, यू कैन कॉल मी आफ्टर 10 इवनिंग टाइम, ठीक है? अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए फिजिबल टाइम है तो 10 बजे आप कॉल कर सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं आता रात में, ठीक है बेटा? बट प्लीज 10 से 10:30 के बीच में कर लीजिए, ठीक है? क्योंकि 10:30 बजे के बाद फिर मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से बात करनी है। जोक सपोर्ट नहीं, कुछ बच्चों का मुंह लटक गया था, मैं देखा, अपने भाइयों को देखा। हाँ, क्योंकि परसों ही मैं इसके ऊपर प्रवचन दे रहा था कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये सिर्फ एक अट्रैक्शन, बिल्कुल वो माया बेटा, पैसे सिर्फ और सिर्फ जाते हैं, यहाँ कैपिटल नेचर है बेटा, लायबिलिटी नहीं। हाँ, दोस्तों को आप बोलते हो ना कि यार कुछ पैसे उधार दे दे, बंदी का बर्थडे, अच्छा ये तो बंदी हो जाती है ना बेटा, तो बंदी आपको कब बंदर बना के चली गई है पता ही चल पा। अच्छा, सबसे अच्छी बात क्या लगती है मुझे, कभी कभी यहाँ मजा आता है बेटा ये सब चीजों के ऊपर, मतलब टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करना और कुछ मजा नहीं। मैंने सेवरल टाइम्स देखा है लड़कों को बोलते हुए, मतलब जो लड़के जो बड़े फॉर्म में आते हैं अपने दोस्तों के बीच में, चौड़े बन के घूमना, मतलब स्टड लुक बिल्कुल लेके आ जाते हैं, तो लड़कों को देखा है बोलते हुए यार व्हाट इज योर काउंटिंग, काउंटिंग इन सेंस कितनी लड़की आज तक आई है तेरे लाइफ में? भाई 5 से 6। लड़का बोलता है 5 से 6, अच्छा दोस्त बोलता है सर 5 से 6, तो जिस लड़के की जिंदगी में ये 5 से 6, अच्छा कुछ लड़के क्या होते हैं इसको बढ़ा चढ़ा के 10-12 भी करते हैं, यार 5-6 में तो थोड़ी इंसल्ट फील हो रही है, 10 से 12 लड़के, अरे यार यू नो कैसेनोवा, मुझे कैसेनोवा मेरे से ही निकला पड़ा हुआ था। तो लड़का क्या कहता है, लड़का दोस्त क्या कहता है कि अच्छा भाई 10 से 12 लड़कियां तेरे लाइफ में आ चुकी है, और भाई कूल डूड है तेरा, तो जिस लड़के को आप बोलते हो, लड़का हमेशा कहता है भाई मानना पड़ेगा तुझे, मानना पड़ेगा। और जो लड़का ये बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा है ना कि 10 से 12, उस लड़के को समझ नहीं आ रहा कि उसका दोस्त ना उसका मजाक उड़ा। मजाक कैसे कि मतलब एक से शांति नहीं मिला, तुम 10 से 12 बार अपनी कटवा के आए। तो बेटा इसी तो कभी भी अगर आप बड़े चौड़े में आके बोला करें ना कि हाँ 10-12 लड़कियां पे यार भाई तेरा कूल डूड है, स्टड है, तो समझ जाइए आप स्टड नहीं बेटा, कुछ और चल रहे हैं, समझे? अच्छा, लड़कियों को कभी नहीं बोलो, सुनते हुए कभी नहीं, कभी नहीं, लड़कियां कभी नहीं कहती, मतलब अगर रिलेशनशिप में है भी तो लड़कियां कभी नहीं कहती यस आई एम इन अ रिलेशनशिप, एब्सोल्युटली सिंगल, एब्सोल्युटली सिंगल। भाई लड़कियों के अंदर दिमाग है, लड़कियों के अंदर दिमाग है, वो कभी इस तरह की फालतू की बात नहीं करते, लेकिन लड़के दिन सिर दिन पैर के, वो सोचते हैं कि इस तरह की बात बोल के यार हमारा बड़ा चौड़े में घूम रहे, हम लोग बेटा चौड़े में नहीं घूम रहे हो, आपके ऊपर ना हंस रही है जब, ठीक है? और कभी कोई लड़की अगर आपको मुस्कुरा कर देख लेना बेटा, सच्चाई बता रहा हूँ, सुमित सिन्हा के इस गुरु मंत्र को लेके चलो, कभी कोई लड़की अगर आपको देख के मुस्कुरा दे तो जाके उस लड़की के पैरों पे गिर जाओ और बोलो कि बहन मैं वो इंसान नहीं, हमेशा बचे रहोगे बेटा, समझे? नहीं तो बेटा याद रखिएगा कैपिटल नेचर इनकर्ड होगा, लायबिलिटीज इनकर्ड होंगी, जिंदगी उधारों के ऊपर आ जाएगी, ठीक है? इसी तरह से बंदियों का बर्थडे बनाते चलोगे और जिंदगी में बंदर बनते चल जाओगे, ठीक है? देखो वो 4 लोग बड़े मुस्कुरा रहे हैं कि विनीत देख तेरे बारे में कहानी चल रही है, कल ही तू भाग रहा था, चल
कोई बात नहीं, आ जाइए बेटा, चले आगे, बोलिए। हाँ तो बेटा इस बंदर बंदी वाले चक्कर में मत रहना, नहीं तो कैपिटल नेचर ही रहेगा, रेवेन्यू नेचर कभी इंटर नहीं करता, ठीक है। चलिए आज चले बेटा, चलिए आगे चलिए। अब जानते हैं बेटा नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू बोलने क्या दिया है, बोलने। चलो दिस विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, ठीक है। इसके बाद फिर अगले संडे को हम लोग मिलेंगे, तो फिर आगे चलते हैं, ठीक है। चलो नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या है बेटा, ये चीज हम लोग को क्लियर हो गया है। ऑल दोज इनकम अदर देन टैक्स इज नोन एज नॉन टैक्स, ठीक है। इट विल बी नॉन रेकरिंग और रेकरिंग इन नेचर। रेकरिंग इन नेचर, विल इट गोइंग टू अफेक्ट द एसेट और द लायबिलिटीज? नो। चल नेक्स्ट चलते हैं। जब आगे चलते हैं बेटा, जब आगे चलते हैं तो आगे चलने का मतलब है कि नॉन टैक्स रेवेन्यू के सोर्सेस क्या है। आ जाइए, नॉन टैक्स रेवेन्यू के सोर्सेस क्या क्या। सबसे पहला प्रॉफिट या डिविडेंड। गवर्नमेंट कंपनीज होते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट कंपनीज में गवर्नमेंट को क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, डिविडेंड। प्रॉफिट का ही हिस्सा जो डिस्ट्रीब्यूट किया था उसको हम डिविडेंड कहते हैं, ठीक है। डिविडेंड का मतलब होता है शेयर एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट या डिविडेंड क्या है, नॉन टैक्स। नहीं आई बात समझ पे? अच्छा, इंटरेस्ट रिसीव ऑन दी बोरिंग्स। गवर्नमेंट पैसे उधार पे दे रही है, बात समझिए, गवर्नमेंट पैसे उधार पे दे रही है। क्या गवर्नमेंट के लिए कोई एसेट्स इंक्रीज हो रहा है भाई? गवर्नमेंट के लिए कोई एसेट्स इंक्रीज हो रहा है? नहीं ना, ऑब्वियसली बात है, कोई लायबिलिटी इंक्रीज नहीं हो रहा है बेटा। लेकिन उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो क्या है, रेकरिंग इन नेचर। भाई ऐसा तो नहीं गवर्नमेंट को एक बार इंटरेस्ट मिला तो मिला, नहीं तो उसके बाद फिर नहीं मिला। आए दिन सरकार क्या करती है, जो पैसे देती है मार्केट में उसके बदले उसको इंटरेस्ट रिसीव होता है, तो वो इंटरेस्ट फिर से क्या आपका नॉन टैक्स। नहीं है बात समझ? तो इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट, नॉट पेड, क्योंकि अगर इंटरेस्ट पे ऑफ कर रहे हो तो वो लायबिलिटी का साइड। नहीं आई बात समझ? लेकिन आप इंटरेस्ट रिसीव करने की बात कर रहे हो तो ये आपके लिए रेवेन्यू। नहीं आई बात समझ पे? अच्छा, फीस और दी फाइन्स, फाइन्स आर पेनल्टीज, ठीक है। तो फीस ले लो, फाइन्स ले लो, गवर्नमेंट के हिस्से में जो जाते हैं वो क्या है, सारे के सारे गवर्नमेंट के लिए नॉन टैक्स रेवेन्यू। आए दिन कोई ना कोई सरकार आपसे फीस वसूलती रहती है, कोई फाइन आपसे चार्ज करते रहती है, ठीक है। तो याद रखना बेटा ये फीस फाइन्स क्या है, ये सारे के सारे नॉन टैक्स है। अच्छा, स्टेट्स, ऐसी प्रॉपर्टी जिसका कोई लीगल हायर ना हो, ऐसी प्रॉपर्टी जिसका कोई लीगल हायर ना हो। अकबर वकबर थे, इनका कुल वंश खानदान खत्म हो गया, ठीक है, तो ये सारी इनकी प्रॉपर्टी किसके हाथ में चली गई, गवर्नमेंट के हाथ में। नहीं आई बात समझ पे? तो इनका कोई लीगल हायर अगर होता तो क्या वो सरकार के हाथ में जा पाता? नहीं, उनका कोई लीगल हायर नहीं है, कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो उनकी सारी प्रॉपर्टी किसके हाथ में चली गई? नहीं आई बात समझ? am I clear बेटा? बोलिए। यूनिलैटरल ट्रांसफर्स received to government, gift, donations। यूनिलैटरल ट्रांसफर्स का मतलब क्या होता है, वन साइडेड। वन साइडेड, जैसे सपोज करो माय बर्थडे ऑन September 2nd, इट्स कमिंग, ठीक, तो पार्टी नहीं बेटा, पहले गिफ्ट, पहले गिफ्ट खोल के देखेगा भाई तुम्हारा, उसके बाद उस गिफ्ट को देख के फिर पार्टी का डिसीजन लेगा, ठीक है। पता चला तुम डब्बे खुलवा रहे हो मुझसे, ठीक है। तो याद रखना बेटा कि अब जैसे गिफ्ट है, ठीक है, इसको समझ में नहीं आता है क्या बोलूं। गिफ्ट जो होता है बेटा वो वन साइडेड होता है, तुम मुझे दोगे बदले मेरे साइड से कुछ उम्मीद नहीं करोगे, समझे? तो याद रखना बेटा यूनिलैटरल ट्रांसफर से गिफ्ट कह लो, डोनेशन कह लो। अगर तुम्हें लगे कि मेरे इतने बस की नहीं है कि मैं अपना बर्थडे बना सकूं तो बेटा कुछ दान करते चलो, ठीक है, ठीक। तो दिस इज आल्सो नोन एज डोनेशन। डोनेशन इज अगेन यूनिलैटरल ट्रांसफर। नहीं आई बात समझ में? क्लियर है बेटा? पक्की बात है?
एक पॉइंट और आता है, यहाँ पे और लिख देता हूँ, गिफ्ट और डोनेशन। एक पॉइंट और आता है स्पेशल असिस्टेंट। स्पेशल असिस्टेंट, सरकार को पैसे दिए जाते हैं सो दैट किसी एक एरिया की प्रॉपर्टी का रेट हाई हो, डेवलपमेंट ऑफ एरियाज के लिए, डेवलपमेंट ऑफ एरियाज के लिए। तो ये भी सरकार के पास क्या है, पैसा जा रहा है, सरकार के पास पैसा जाता है स्पेशल असिस्टेंट में किसी एरिया के डेवलपमेंट के लिए। आई बात समझ पे? तो ये पैसा अगेन क्या है, नॉन टैक्स। नहीं आएगा समझ पे? एम आई क्लियर बेटा? दैट्स इट। और इतना ही हम लोग करेंगे आज यहाँ तक, इस संडे की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट संडे की क्लास आपकी लगेगी और जब भी लगेगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच। होपफुली कि आप सभी बच्चों को क्लास समझ में आया होगा बेटा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर द ग्रेट।